चलो देखो, एक यहाँ पे बैठा रहता ना तो स्टॉप करता, ऐसा रहता, इशारा कर देता तो स्टॉप कर देता। बैठ जाओ, हाँ वहाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, कोई नहीं, बैठ जाओ। और वहाँ पे अपना कॉपी रख लो। जरूरत नहीं है। अच्छा आप तुम्ही लोगों ने देखना है, वो उस पर प्राइवेट कर देंगे यूट्यूब पे। देखो ध्यान दो, सबसे पहले तो मार्केट ले जाए बढ़िया वाला। हरियर ले लिए हैं। चलो देखो ध्यान दो, सबसे पहले कॉपी सब उल्टा लो, फर्स्ट पेज से स्टार्ट करना है, तो फर्स्ट पेज खुला होना चाहिए। तुम्हारा फर्स्ट पेज है? तुम्हारा कहाँ है? तुम्हारा कहाँ है रे? अब हम लिख के दे कि निकालो कॉपी, ठीक है ना? बुरा तो नहीं लगा तुमको? हाँ उस समय रोक लिए थे तो बुरा नहीं लगता है। तो मेरा क्या कर लेगा? चलो निकालो, चालू करें। देखो ध्यान दो, सबसे पहले हम तुमको बताए थे कि यूनिवर्स के बारे में बताए थे। किसके बारे में? यूनिवर्स के बारे में। देखो यूनिवर्स में हम इसको दो पार्ट में बांटे थे। कितना पार्ट में? दो पार्ट में। एक पार्ट है, हाँ ज्यादा दूर से बोलेगा तो रिकॉर्ड हो जाएगा तुम्हारा आवाज। देखो इसमें इसके अंदर में हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, और इसके अलावा जो इसका स्पेस बच गया वो सराउंडिंग है ना? ये क्या है तुम्हारा? सराउंडिंग है। ये क्या है? सराउंडिंग है। और ये क्या है? सिस्टम है ना? ये क्या कहलाएगा? सिस्टम कहलाएगा। सिंपल है ना? और सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलके क्या बना? यूनिवर्स है ना? सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलके क्या बन गया? यूनिवर्स। अच्छा एक और बात समझो, ये इसके बारे में हम क्या बताए थे कि जैसे मान लो हम किसी लैब में हैं और लैब में हम एक छोटा से फ्लास्क में एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। हम बताए थे ना कि फ्लास्क कैसे होता है, इस टाइप से फ्लास्क है और इसमें हम क्या डाल देते हैं, जिससे जैसे मान लो यहाँ एसिड रख दिए और इसके ऊपर से क्या आ रहा है? बेस है ना? हम इसको एसिड बेस का रिएक्शन करवा रहे हैं लैब में, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसको बोलते हैं। तो एसिड नीचे रखे और बेस उधर रखे, तो जिसमें ऊपर से जिसमें ड्रॉप बाई ड्रॉप आ रहा है, यहाँ पे नॉब लगा होता है। क्या लगा होता है? नॉब। इस नॉब को हम खोलते हैं ना तो ड्रॉप बाई ड्रॉप बेस आता है, नीचे आता है, समझ में? तो इसको हम बोलते हैं ब्यूरेट। क्या बोलते हैं उसको? ब्यूरेट। जो नहीं पता वो जान लो इस बात को। और नीचे वाला क्या बोलते हैं? फ्लास्क। ये फ्लास्क है ना, ये ऐसे इस टाइप का शेप का होता है, जनरली हम बनाने के लिए इसे बना दिए हैं। तो फ्लास्क है, बहुत सारा टाइप का होता है, इसको कॉनिकल फ्लास्क बोलते हैं, है ना? सुराही टाइप का होता है। और ये क्या होता है तुम्हारा? ब्यूरेट। ये ब्यूरेट है ना, ये ड्रॉप बाई ड्रॉप नीचे बेस आता है। सिंपल। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट हम इस फ्लास्क में कर रहे हैं। तो ये फ्लास्क हमारे लिए मतलब जहां पे ये एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, जितने दायरा में हम कर रहे हैं ना, वो तुम्हारा यही वाला है, ये सिस्टम कहला रहा है। इसके बाद जितना बच गया सब क्या है? सराउंडिंग। मतलब अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम भी इसके लिए क्या हुए? सराउंडिंग हुए। हम कहां पे है? सराउंडिंग में है। और रिएक्शन वगैरह जो भी चीज हम कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, आइडियल गैस से हम लिक्विड बना रहे हैं, सॉलिड बना रहे हैं, वो जिस चीज में हम कर रहे हैं वो सिस्टम है। तो सिस्टम, अब बाहर में क्या हो गया? सराउंडिंग। और सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलकर क्या बन गया पूरा? तो सराउंडिंग में क्या आ गया? सब, हम, तुम, पेड़ पौधा, नेचर का सारा चीज आ गया। समझ गए बात को, है ना? तो ये तुम्हारा था फर्स्ट स्टेप। अच्छा इसमें हम एक चीज बताए थे कि जैसे ये यूनिवर्स है, ये सिस्टम है, तो इस दोनों को अलग कौन कर रहा है? ये सराउंडिंग, ये सिस्टम, पूरा यूनिवर्स। तो इसको अलग कौन कर रहा है? बाउंड्री अलग कर रहा है। कौन कर रहा है अलग? बाउंड्री। तो ये बाउंड्री सिस्टम और सराउंडिंग को कर रहा है अलग, है ना? तो ये बाउंड्री जो है वो कितने टाइप का होता है? बाउंड्री कितने टाइप का होता है? हाँ बेस पे बांटे थे, बहुत सारा बेस पे बांटे थे। सबसे पहला बेस कौन सा था? रिजिड वेसल और नॉन रिजिड। रिजिड हम किसको बोलते हैं? जैसे ये ग्लास है, कोई जो दबता नहीं है, जिसका वॉल्यूम हम बढ़ा घटा नहीं सकते, वो सब क्या है? रिजिड है। रिजिड वॉल्यूम जिसका बाउंड्री दबे ना, जिसका वॉल्यूम हम बढ़ा घटा नहीं सकते हैं। बात समझ में आ गया? जैसे कोई ग्लास है, उसका ढक्कन उकन लगा दो तो पूरा वो ग्लास क्या हो गया? पैक्ड, है ना? पूरा ग्लास क्या हुआ? पूरा पैक्ड। वो उसका वॉल्यूम दब नहीं सकता है। बात समझ में आया? तो ये जो डब्बा मिल रहा है, ये जो डब्बा है, इसको हम क्या बोलेंगे?
मतलब ये जो सिस्टम है, सिस्टम का जो ये आया, ये वाला बाउंड्री, इस बाउंड्री जो आया, इस बाउंड्री को हम क्या बोलेंगे? रिजिड की नॉन रिजिड? रिजिड बाउंड्री। नॉन रिजिड किसको बोलेंगे? बैलून को बोलेंगे। बैलून बेस्ट एग्जांपल है। जैसे जैसा हवा उसमें जाते गया वैसा वैसा बैलून फूलता चला गया, मतलब बाउंड्री उसका धीरे धीरे एक बढ़ता चला गया। सही है? तो बाउंड्री का एक्सपेंशन हुआ, तो बाउंड्री का अगर एक्सपेंशन हो जाए तो वॉल्यूम बढ़ गया। अब वह चिपक जाए, जैसे हवा कम करो तो बैलून कम होगा, उसका वॉल्यूम कम होगा। इसका मतलब कंप्रेशन हो गया, उसमें एक्सपेंशन कंप्रेशन होता है वॉल्यूम के चेंज की वजह से। इसका मतलब बैलून का वॉल्यूम घट भी सकता है और तो वो रिजिड की नॉन रिजिड। तो जिसका बाउंड्री फ्लेक्सिबल हो, मतलब इसमें वॉल्यूम घट बढ़ सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन रिजिड। तो ये बाउंड्री था रिजिड और नॉन रिजिड के बेस पे। नहीं समझ में आया? आगे बोलो। आगे हम बोले थे रियल बाउंड्री और इमेजिनरी बाउंड्री। जैसे हम तुमको समझाए थे, देखो ये ग्लास है, लगता है कोई जूठा करके छोड़ दिया, सही है ना? देखो इस ग्लास में गर्म है, मतलब अभी इक्विलिब्रियम में नहीं आया सराउंडिंग के साथ। सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है? अभी कम है, इसका ज्यादा। देखो हमको अगर गर्म लग रहा है ना, मतलब पनिया हीट ज्यादा रखे हुए है, ये धीरे धीरे निकाल रहा है। एक समय आएगा कि ठंडा होगा, हाँ हीट निकाल रहा होगा, हीट निकाल रहा होगा। बात समझ में आया? चलिए अपना काम करें, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमारा काम क्या है? हमारा रियल बाउंड्री और इमेजिनरी बाउंड्री समझना है। अब बताओ, देखो ये ग्लास है, ये कांच का ग्लास है। किसका ग्लास है? कांच का। ऑब्वियस सी बात है, इसमें सिलिकेट्स होता है। क्या होता है? सिलिकेट। सोडियम पोटेशियम का सिलिकेट्स होता है ना। जैसे नहीं थोड़ा एक्स्ट्रा बात बोल देंगे तो कोई दिक्कत बात नहीं है। देखो सुनो, जैसे मान लो नहीं जाते होंगे दुकान में तो लिखा होता है शीशा पे वेलकम, स्वागतम, है ना, आइए हमारे शॉप में कम दाम में मिलेगा, बगल में ज्यादा दाम में मिलेगा, लिखा होता है कभी कभी। तो शीशा पे कैसे लिख देते हैं? एचएफ डालते हैं। एचएफ डाल देंगे ना शीशा पे, तो ये शीशा तुमको जो आर पार दिख रहा है ये तुमको नहीं दिखेगा आर पार। जैसे शीशा को आर पार दिखा, हमको ऐसा बनाना है, कभी नहीं देखोगे बिल्डिंग के अंदर गए, शीशा वाला बिल्डिंग है तो तुमको बाहर का चीज नहीं दिख जाएगा, लेकिन कोई बाहर से लोग अंदर नहीं देख सकता। ऐसा होता है ना, वो टाइप का शीशा होता है। और एक और शीशा होता है जो ट्रांसलूसेंट होता है, एक ट्रांसपेरेंट होता है, एक ओपेक होता है। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? जैसे ये हुआ। और ट्रांसलूसेंट क्या होता है? जो मतलब धुंधला टाइप का दिखे। तो कोई शीशा को धुंधला बनाया जाता है, कैसे? तो एचएफ डाल के। हम एचएफ के साथ रिएक्शन करा देंगे ना, तो ये शीशा को जैसा तुम बनाना चाहो वैसा बन जाएगा, है ना। और क्या होता है इसका कंडीशन? इसमें कुछ लिखना चाहे हम, डिजाइन नहीं शीशा का बना रहता है। शीशा ग्लास में कुछ लिख, आप सोचो शीशा ग्लास में तो पेंटिंग तो करेंगे नहीं, तो शीशा के ग्लास में अगर कुछ कोई चीज लिखना है, जैसे वेलकम वेलकम लिखा होता है कहीं शीशा के ग्लास पे, वो कैसे लिखा आता है? वो एचएफ से रिएक्शन करा करके, उसको बोलते हैं इचिंग ऑफ ग्लास। तो बात की बात है, देखो ध्यान दो। तो ये क्या है? ग्लास का बाउंड्री है ना। हम इसको रियल और इमेजिनरी कैसे समझाए थे? तो ये जो बाउंड्री है, ये जो शेप दिए हैं वो हम दिए हैं, मतलब हम लोग दिए, है ना। तो ये शेप हम दिए, तो ये एक रियल बाउंड्री हुआ। और पानी को हम बोले हैं यहाँ रुकने के लिए। अगर ये शेप हम बनाते थोड़ा सा ज्यादा लंबा तो ये और फैलता पानी, लेकिन अभी यहीं तक है केवल, है ना। अभी ये यहीं तक है, ये रुका हुआ है इस पानी को, तो ये हमारे लिए रियल बाउंड्री कहलाया। लेकिन सोचो ये जो ऊपर में पानी का लेवल है, इसको हम बोले रुकने के लिए? नहीं। ऊपर में शीशा है? नहीं है ना। अरे ऊपर में शीशा नहीं ना है, ऊपर में ढक्कन नहीं है, शीशा वाला ढक्कन चारों तरफ है, ऊपर नहीं है, फिर भी पानी अपना रुका हुआ है नीचे तक। हम तो नहीं बोले रुकने के लिए। अब तुम लोग को लग रहा है ग्रेविटी रुके हुए, तो बात की बात है, लेकिन रुका हुआ है पानी यहाँ पे। तो पानी के लिए ये इमेजिनरी बाउंड्री हुआ। ये जो ऊपर वाला बाउंड्री है सरफेस वाला, वो क्या है? इमेजिनरी बाउंड्री। हम नहीं बोले हैं, फिर भी ये अपने आप रुक गया। तो जो अपने से बाउंड्री ये क्रिएट कर लिया, उसको हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी। ये वाला रियल बाउंड्री। आया बात समझ में? चलिए, उसके बाद ये बाउंड्री का दूसरा टाइप हुआ। तीसरा टाइप हम क्या बोले थे? एडियाबैटिक और डायाथर्मिक, जो बाउंड्री हीट को ट्रांसफर करे। अच्छा, जब भी हीट आता है तो तुमको एक बात समझाते हैं कि एनर्जी का कितना? 2 पार्ट होता बहुत सारा है। क्वेश्चन सॉल्व इजी करने के लिए हम तुमको सिखा रखे हैं, एक हीट और दूसरा, क्योंकि अभी देखे थे आगे बहुत सारा काम आया था दोनों का फॉर्म में, है ना। तो हीट और वर्क डन, तो हम हीट का बात कर रहे हैं। अगर ये हीट ट्रांसफर कर दे बाउंड्री के थ्रू, बाउंड्री से हीट को बाहर कर दे, जैसे अभी हमको गर्म लगा था ना गर्म, क्यों लगा भाई? पानी तो अंदर है, पानी को टच कहां किए? पानी को हम टच नहीं किए, फिर भी हमको गर्म फील हो रहा है। इसका मतलब ये बाउंड्री हीट बाहर कर रहा है और ये आ रहा है इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश कर रहा है। यहीं पे गर्म पानी को थर्मल फ्लास्क में रख दे, थर्मल फ्लास्क में अगर हम रख दे, चाय को गर्म रखते हैं ना थर्मस में, वो क्या करता है? हीट को बाहर आने नहीं देता है। 2 टाइप का बाउंड्री हुआ, जो हीट बाहर कर दे उसको डायाथर्मिक, जो ना करे एडियाबैटिक। आया बात समझ में? तो हीट का एक्सचेंज नहीं हो पाया वहां पे। तो जिस बाउंड्री के थ्रू हीट का एक्सचेंज ना हो उसको क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक, है ना। उसके में हम लिखे थे कि Q0 चेंज नहीं होना चाहिए।
अब क्यू में हम डेल्टा नहीं लगा सकते, क्यू में डेल्टा, क्योंकि कौन सा फंक्शन है, आया बात समझ में? तो क्यू मतलब है क्यू जीरो मतलब चेंज जीरो हुआ है, हीट जीरो हुआ है। ऐसा नहीं कि इसके अंदर हीट है, ये नहीं है, हीट का चेंज जीरो है। बात समझ में आया? ना हीट ना अंदर गया ना बाहर गया, उस बाउंड्री को क्या बोलेंगे, एडियाबैटिक। जो हीट बाहर कर दे उसको क्या बोलेंगे, आया बात समझ में? चलिए आगे है सिस्टम। सिस्टम का टाइप हम बताए थे, सिस्टम का कितने टाइप होता है बोलो? 3 टाइप। देखो ध्यान से, हम सिस्टम का 3 टाइप बताए थे। कौन कौन सा बोलो? एक क्लोज सिस्टम, एक ओपन सिस्टम और दूसरा आइसोलेटेड सिस्टम। बुझाया क्या है ना? अरे बुझाया? बताओ क्लोज सिस्टम हम किसको बोलेंगे? क्लोज सिस्टम जिसमें सिस्टम तो सबसे पहले क्लोज होना चाहिए, उसके बाद ये क्या नहीं ये क्या करता है, क्या बाहर करता है, क्या नहीं बाहर करता था। सबसे पहले मैटर के बारे में बात करेंगे। क्या किसके बारे में? मैटर। दूसरा बोलो एनर्जी, हीट और वर्क डन नहीं, एनर्जी बोलेंगे कंप्लीट। क्या बोलेंगे? एनर्जी। तो अगर एनर्जी मतलब हीट और वर्क डन, एनर्जी का मतलब हीट और वर्क डन। तो अगर कोई बाउंड्री, ये बाउंड्री है, ये क्या बाहर कर सकता है? एनर्जी कर सकता है, लेकिन वर्क डन सॉरी मैटर को बाहर ये नहीं कर सकता। तो जो सिस्टम मैटर को बाहर ना कर सके और केवल एनर्जी ट्रांसफर कर सके बाहर, केवल एनर्जी को ट्रांसफर कर, जैसे अब इस ग्लास को ढक दो फिर भी ये हीट बाहर निकालेगा, तो निकाल रहा है हीट बाहर, मतलब एनर्जी बाहर निकाला है ना। तो वैसा सिस्टम जो केवल एनर्जी को बाहर करे, मैटर को बाहर ना कर सके, उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? क्लोज सिस्टम। तो इसलिए क्लोज है क्योंकि मैटर बाहर नहीं कर सकता, लेकिन हीट तो कर सकता है ना। तो ये जो क्लोज किए हैं, और वर्क भी कर सकता है। सोचो क्लोज रहा लेकिन बैलून टाइप रहा तो कर सकता है ना। अगर बैलून रहा, अगर ये क्या रहा, बैलून रहा, मान लो क्लोज्ड सिस्टम, तो अपना वॉल्यूम कम बेसी कर सकता है, लेकिन मैटर को बाहर। इसका मतलब सिस्टम क्लोज्ड में एनर्जी ट्रांसफर ये कर सकता है, चाहे वो हीट के थ्रू हो चाहे वर्क डन के थ्रू हो। एनर्जी का कितना फॉर्म? हीट और वर्क डन। हीट और वर्क डन दोनों में से कोई एक्सचेंज कर सकता है ये, लेकिन मैटर बाहर नहीं जाना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे? क्लोज्ड। लेकिन ओपन में तो खुला छोड़ दिए, कोई गैस मान लो बन गया तो गैस उड़ गया हवा में, तो मैटर बाहर चला गया। तो ओपन में क्या बाहर होगा? मैटर तो बाहर हो ही रहा है, और क्या बाहर हो जाएगा? एनर्जी भी ट्रांसफर हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, चाहे वो हीट के फॉर्म में चाहे। बुझाया सबको? अच्छा, लास्ट में क्या बोले हैं? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड हम किसको बोलते हैं? जिसमें ना ही एनर्जी हो, हीट नहीं बोलेंगे, ना ही एनर्जी हो, चाहे हीट चाहे वर्क डन, कंप्लीट एनर्जी, ना एनर्जी को बाहर कर सके है ना ही अंदर ले सके, एक्सचेंज नहीं कर सके। एक्सचेंज का मतलब बाहर से भी अंदर आ सकता है, अंदर से भी बाहर जा सकता है। जैसे इस ग्लास को उठा के फ्रिज में डाल दिए तो क्या होगा? अगर फ्रिज में है तो इसमें से हीट बाहर जाएगा, अगर इसी को उठा के आग के पास में ले जाए तो आग वाला गर्मी इसके अंदर घुस जाएगा, जैसे गैस सिलेंडर पे होता है। मतलब इसके अंदर भी जा सकता है, इससे बाहर भी आ सकता है। तो इसमें दोनों नहीं होगा। इसमें क्या हुआ? एनर्जी और मैटर दोनों। इसमें केवल एनर्जी ट्रांसफर हुआ, एक्सचेंज हुआ, और इसमें दोनों नहीं हुआ। ना ही एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है, ना ही मैटर कर सकता है। उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोलेटर। आइसोलेटर का बेस्ट एग्जांपल हम क्या बताए थे? यूनिवर्स। थर्मोफ्लास्क तो ये था, और क्या था? यूनिवर्स। अब यूनिवर्स से बाहर कुछ तो है नहीं, जो है सब अंदर है, तो वो कभी भी बाहर कर पाया कुछ हो? तो यूनिवर्स एक परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं उसको। बुझाया सबको? समझ में आ गया? अगला टॉपिक बोले। चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रहा है ना? ये क्या हो गया? काटे इसको। टाइम कहाँ दिखा रहा है? अच्छा हाँ, 14 मिनट का हो गया है ना? ठीक है, नहीं चलो चलो देखो। इसके बाद बोलो क्या है? इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। सुनो ध्यान से, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव के बारे में क्या बताए थे कि इस रूम में पानी भर दो। क्या भर दो? पानी। इस रूम को बीच से डिवाइड कर दो, इस रूम को बीच से अब डिवाइड करने से पानी का जो जो प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे? एक्सटेंसिव बोलेंगे। पानी का जो जो प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे? और जो नहीं होगा? सिंपल। अब बताओ, पानी का अगर हम तुमसे पूछे कि टोटल जब डिवाइड नहीं किए थे तब का मास 1000 kg है, और डिवाइड करने के बाद क्या होगा? 500 इधर आ गया, 500, तो क्या चेंज हो गया? मास। मास इसका चेंज हो गया, आधा आधा हो गया,
तो जो प्रॉपर्टी चेंज हो जाए उसको क्या बोलते हैं? मतलब मास क्या है? वॉल्यूम क्या होगा? इधर का अगर 1000 लीटर है तो 500 लीटर इधर 500 लीटर उधर, मतलब वॉल्यूम भी क्या हुआ? इंटेंसिव कौन हुआ? अब तुमसे हम पूछे कि पानी का टेम्परेचर मान लो 20 डिग्री सेल्सियस, डिवाइड करने से इधर 10 उधर 10 चला जाएगा क्या? गर्म उतना ही रहेगा, ये गर्म ठंडा उतना ही, मतलब टेम्परेचर कहीं नहीं जाने वाला, मतलब टेम्परेचर चेंज, तो डिवाइड करने से टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, इसलिए टेम्परेचर कौन सा प्रॉपर्टी? तो जो प्रॉपर्टी चेंज हो जाए उसको एक्सटेंसिव, जो ना हो वो बाकी सब एग्जांपल सब लिखा हुआ है। बात समझ में आया बात? एक और बात बताए थे कि जो भी एक्सटेंसिव है अगर उसको पर मोल पर ग्राम डिफाइन कर दे वो क्या कहलाता है? इंटेंसिव। एक और प्रॉपर्टी समझाए थे कि दो एक्सटेंसिव को डिवाइड कर दो तो क्या बनता है? इंटेंसिव। बुझाया? जैसे मास तुम्हारा क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम क्या है? तो मास अपन वॉल्यूम क्या बन गया? डेंसिटी। और डेंसिटी क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सोचो पानी को डिवाइड कर रहे हैं, पानी को डिवाइड किए तो डेंसिटी कितना होता है पानी का? 1 ग्राम पर ml। रटा जाना चाहिए, कितना होता है? अब सोचो अगर हम इसको डिवाइड कर दिए तो इधर का डेंसिटी क्या हो गया? उधर का? सिंपल, क्योंकि हम तुमको एक बात समझा रखे हैं मोल कंसेप्ट में, कंसंट्रेशन टर्म्स आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ना ही मोलरिटी चेंज होता है ना ही मोलालिटी चेंज होता है। डेंसिटी भी तो एक टाइप का कंसंट्रेशन टर्म्स है, पीपीएम, पीपीबी, मोल फ्रैक्शन, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये सब कौन सा प्रॉपर्टीज है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। समझ में आया बात? आगे टॉपिक बोलो। हाँ, अब आया स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। ध्यान से सुनिएगा, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन के बाद चैप्टर थोड़ा अपना रंग दिखाना चालू करता है ना? तो ध्यान सुनना। देखो, सबसे पहले स्टेट फंक्शन के बारे में हम क्या बताए थे? जैसे एक बात बताए थे कि कोई भी सब्सटेंस है, जैसे मान लो ये पानी था, हम तुमसे रैंडम तरीके से क्वेश्चन पूछे कि बताओ ये किस स्टेट में है, तो स्टेट का मतलब क्या होता है कि इसका क्या क्या चीज हम डिफाइन कर रहे हैं। सबसे पहला हम बोलेंगे इस पे कितना प्रेशर लग रहा है, सराउंडिंग कितना है? 180। तो 180 प्रेशर लग रहा है पानी पे। अरे बात समझ में आ रहा है क्या? सोचो प्रेशर कम कर दे, सारा पानी वाष्प बन जाएगा। समझाए थे क्या समझाए थे कि किसी पे प्रेशर लगाओ तो गैस से लिक्विड, लिक्विड से और उल्टा जाओ तो उल्टा हो जाता है, सिंपल है ना? तो हम तुमसे बोले कि पानी पे प्रेशर कितना लग रहा है, तो 180 सराउंडिंग प्रेशर। अगर हम तुमसे पूछे टेम्परेचर कितना है, तो टेम्परेचर से खुद का कुछ होगा। अभी गर्म था तो 25 डिग्री रूम टेम्परेचर होता है, तो हो सकता है इसका 30 होगा, 28 होगा, 29 होगा, यही होगा। तो हम इसका स्टेट डिफाइन कर दिए कि ये इस टेम्परेचर पे है, ये इस प्रेशर पे है, इसका स्टेट डिफाइन किए। तो अगर हम किसी सब्सटेंस का, किसी सॉल्यूशन का, किसी स्पीसीज का स्टेट डिफाइन करें कि वो किस स्टेट में है, वो किस स्टेट में है, तो अगर हम ये चीज डिफाइन कर रहे हैं किसी भी चीज का, तो हम उसका स्टेट डिफाइन कर रहे हैं। उसको स्टेट वेरिएबल बोलते हैं, उसको स्टेट फंक्शन बोलते हैं। नहीं समझ में आया है ना? किसी भी सब्सटेंस का अगर हम स्टेट डिफाइन कर रहे हैं मतलब वो क्या है? स्टेट फंक्शन, स्टेट वेरिएबल उसको बोलते हैं। जैसे टेम्परेचर और इसका प्रेशर डिसाइड किए, इसका प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है। आया बात समझ में? है ना? एक और बात, पाथ फंक्शन क्या होता है? तो अब ये जो ठंडा हो रहा है वो ठंडा होने का प्रोसेस क्या है, उस पर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि टेम्परेचर स्टेट फंक्शन है। हम देखेंगे कि डायरेक्टली बताओ इसका टेम्परेचर कितना है, प्रीवियस क्या था, वो कब क्या था, कैसे ठंडा होके कैसे गर्म होके इतना टेम्परेचर पर पहुंच गया, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। करंट स्टेट हमको बताना होता है उसमें, करंट स्टेट है ना? प्रीवियस स्टेट से हमको कोई मतलब, उसको क्या बोलते हैं? स्टेट फंक्शन। अच्छा, पाथ फंक्शन किसको बोलते हैं? जो पाथ पे डिपेंड करे, है ना? कुछ प्रोसेस होता है जो किस पे डिपेंड करता है? पाथ पे। बात समझ में आ गया? तो पाथ पे डिपेंड करता है, उसको पाथ फंक्शन बोलते हैं। जैसे हीट और वर्क डन और मोलर हीट कैपेसिटी, हीट, वर्क डन और आया बात समझ में? ये सब क्या है? पाथ फंक्शन है। तो पाथ फंक्शन का मतलब जो पाथ पे डिपेंड करे उसको पाथ फंक्शन बोलते हैं। कोनो दिक्कत है ना? तो ये दोनों हम समझाए थे। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज था स्टेट फंक्शन का और पाथ फंक्शन का, उसमें हम एक बात समझाए थे, याद करो, सुनो। सबसे पहला प्रॉपर्टी कि स्टेट फंक्शन जो होता है वो हम जैसे उसका इंटीग्रेशन ले, कोई स्टेट फंक्शन है जिसको हम फाई बोल दिए, फाई तुम्हारा वॉल्यूम हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, कुछ भी हो सकता है, उसको हम एक जनरल टर्म फाई से डिनोट कर दिए। और उसका चेंज सुना नहीं? क्या नहीं करना है? सोना नहीं जरूरी था, तब रिकॉर्डिंग करना जरूरी था ना? सीधा बैठो, स्टैंड नहीं लगाना है। देखो ये क्या है? स्टेट वेरिएबल। क्या है? स्टेट वेरिएबल का चेंज, स्टेट वेरिएबल का डी मतलब चेंज, लेकिन कौन सा वाला चेंज? छोटा चेंज।
अगर डेल्टा रहता लिखा हुआ तो बिग चेंज। बात समझ में आया? तो अगर हम स्टेट फंक्शन में चेंज किए, अब उस चेंज का हम क्या ले लिए? इंटीग्रेशन होता है छोटा छोटा पार्ट को ऐड करना। तो स्टेट फंक्शन का चेंज का इंटीग्रेशन क्या कहलाता है? डेल्टा फाई। क्या कहलाता है? डेल्टा फाई। और इसको हम फाई 2 माइनस फाई 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन 1 से 2 में चेंज हुआ होगा। मान लो ये टेम्परेचर होता तो T1 से T2, मान लो कोई सब्सटेंस है जिसका टेम्परेचर 25 से 30 हो गया। अरे बात समझ में आया? तो वैसा वाला सीन हम यहां डिस्कस कर रहे हैं। अब बोलो, ये जो स्टेट फंक्शन का था हम ऐसा क्यों लिखे? क्योंकि ये केवल इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करता है। बीच वाला सम में कैसे ऐड हुआ, कैसे ट्रेवल किया क्या नहीं किया, प्रोसेस से हमको कोई लेना देना नहीं। इसलिए डायरेक्टली हम क्या करते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। लेकिन यहीं पे अगर पाथ फंक्शन होता, जैसे हम लिखते मान लो W, ऐसा लिखते अगर ऐसा लिखेंगे तो कभी भी हम इसको W2 माइनस W1 नहीं लिख सकते, मतलब डेल्टा W नहीं लिख सकते। ये इसका कॉन्सेप्ट था, याद है? दूसरा चीज, जो स्टेट फंक्शन है उसका जो भी वैल्यू आएगा फाइनल, वो एक डेफिनिट क्वांटिटी होता है। वो क्या होता है? एक मतलब कभी भी ये वैल्यू इनफाइनाइट टाइप का नहीं आएगा। 10, 5, 20, 30, 50 ऐसे आएगा। बात समझ में आया? अगला कॉन्सेप्ट हम क्या समझाए थे कि जो टी है वो क्या है? स्टेट फंक्शन। टी क्या है? हाँ, अभी टी एक स्टेट फंक्शन। देखो पाथ फंक्शन 3 है। कौन कौन है? बोलो। मोलरिटी, कैपेसिटी, वर्क डन और हीट। इस तीनों के अलावा जो भी बच गया वो क्या है? सिंपल। तो स्टेट फंक्शन जिसको हम बोले हैं, जैसे टेम्परेचर वो तीनों नहीं है, मतलब स्टेट फंक्शन नहीं है। और स्टेट फंक्शन जो हम यहां पे लिखे हैं, अगर हम यहां पे चेंज लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? डेल्टा टी। क्या लिखेंगे? अब बोलो, ये स्टेट फंक्शन नहीं है, ये दूसरा प्रॉपर्टी। दिस इज स्टेट फंक्शन, ये स्टेट फंक्शन नहीं है। तो स्टेट फंक्शन टेम्परेचर है ना? अब स्टेट फंक्शन का चेंज एक स्टेट फंक्शन नहीं होता है। स्टेट फंक्शन, सॉरी, ये स्टेट फंक्शन और स्टेट फंक्शन का ये चेंज हुआ, तो चेंज मतलब स्टेट फंक्शन का चेंज वो स्टेट फंक्शन, ये स्टेट फंक्शन है, ये स्टेट फंक्शन। बात समझ में आया है ना? ये दूसरा प्रॉपर्टी था। तीसरा हम समझाए थे कि अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस? साइक्लिक प्रोसेस। यहां से उठ के यहां गए और वापिस से यहां आ गए, यहां से उठ के गए सेकेंड स्टेज पे और सेकेंड से 1 पे आ गए, तो वापिस से घूम फिर के वापिस से अपने इनिशियल पोजीशन पे आ गए। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? साइक्लिक। और साइक्लिक प्रोसेस में कोई सा भी स्टेट फंक्शन का चेंज क्या होता है? सिंपल है ना? समझ में आया? पूछना है कुछ? पूछना है तो पूछो कुछ। अगर पीछे का कुछ छूटा उटा है और कुछ समझना है तो बोलो, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना? इसका स्टेट फंक्शन साइक्लिक का डेल्टा T0, डेल्टा P0, चाहे कोई सा भी स्टेट फंक्शन ले लो, सबका स्टेट फंक्शन का चेंज क्या होता है? 0। और साइक्लिक प्रोसेस हम बोलते किसको है? कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाओ और दूसरा से वापस से इनिशियल पे आ जाओ, उस वैसा को क्या बोलते हैं? बुझाया? और साइक्लिक प्रोसेस में स्टेट फंक्शन का चेंज 0 होता है, पाथ फंक्शन का चेंज। देखो क्वेश्चन करेंगे ना तो अपने आप सारा चीज प्रैक्टिस हो जाएगा। फिलहाल के लिए थ्योरी दिमाग में बैठाओ, जैसे क्वेश्चन करेंगे ना तो तुमको यही नहीं पता लगेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाए, तो सारा कॉन्सेप्ट हम सारा थ्योरी याद करवा देंगे। अभी पहला रिवीजन है पूरे चैप्टर का, तो पूरे चैप्टर में एक एक बारीकी समझो। तुमको कुछ नहीं, अगर एको पॉइंट अगर इससे पहले नहीं समझ में आया है तो बोलो, वापस हम रिपीट कर देते हैं। अभी तक सारा क्लियर है? कोई पॉइंट है जो ना समझ में आया हो बोलो, तो और उसको घुस के समझा देंगे। बोलो कोई पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़े? चलिए, तो हम यहां तक तुमको समझा दिए, आगे बोलिए, आगे का टॉपिक बोले। हाँ, एक और बच गया था, एग्जैक्ट डिफरेंशियल बच गया था ना। अच्छा सुनो, एग्जैक्ट डिफरेंशियल हम किसके लिए डिफाइन करते हैं? स्टेट फंक्शन के लिए। पाथ फंक्शन के लिए डिफाइन नहीं करते हैं। पाथ फंक्शन के लिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल हम डिफाइन। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता क्या था तो हम तुमको समझाए थे कि जैसे मान लो ऐसे लिख दिए, प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ वॉल्यूम और टेम्परेचर, ऐसा लिख दिए। प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ वॉल्यूम और टेम्परेचर, ऐसा लिख दिए। हम बोले प्रेशर क्या है? स्टेट फंक्शन है। प्रेशर क्या है? तो इसके लिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल डिफाइन होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। क्या हो जाएगा ना? कैसे लिखेंगे बोलो? तो dp बोलो, डेल p है ना, p को ऊपर रखो और नीचे इसको एक को लो वेरिएबल, एक को लो कांस्टेंट। जिसको कांस्टेंट लेंगे उसको यहां रख दो, कांस्टेंट कर दो। और डेल v लिखे हैं तो dv प्लस बोलो डेल p बाई डेल t। अब टेम्परेचर को ले लिए वेरिएबल और इधर क्या हो जाएगा? v कांस्टेंट। सिंपल
कोनो दिक्कत? आगे बढ़िए, आगे बोलिए क्या है? पाथ फंक्शन तो हो गया। पाथ फंक्शन जो पाथ पे डिपेंड करता है ना, 3 पॉइंट था उसमें। हाँ, अब ध्यान दीजिए प्रोसेस। प्रोसेस के बारे में हम क्या समझाए थे? बढ़िया है ना, रिकॉर्डिंग हो रहा है, सबको दिखा देंगे इसको। चलो, प्रोसेस में सबसे पहले बताओ प्रोसेस कितने टाइप का होता है? ढेर सारा है। पहला जैसे हम बोले आइसोथर्मल। कौन सा थर्मल? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट। दूसरा आइसोकोरिक। दूसरा आइसोकोरिक। और आइसोकोरिक में वॉल्यूम क्या होता है? तीसरा बोलो आइसोबैरिक। आइसोबैरिक में क्या कांस्टेंट? प्रेशर कांस्टेंट। फिर बोलो एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में हम क्या बोले? हीट ट्रांसफर। बात समझ में आया सबको? एक और प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस जानते हैं ना, इनिशियल से फाइनल, फाइनल से इनिशियल। अच्छा रवि, क्या करता है तुम? सोते हैं। इसमें दिक्कत किसको हो रहा है? हमको दिक्कत हो रहा है, सिलेबस मेरा आगे नहीं बढ़ रहा है और रिवीजन करवा रहे हैं, फिर भी सो रहा है। तो तुम क्या कर रहा है? तुम्हारा आंख ऐसा ही है, नशीला टाइप बोलना चाह रहा है, इसका आंख है ना? हाँ, क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं? तो मारूर करना हो तो हम यही बुलाएंगे नहीं, डायरेक्ट। हाँ चलो ठीक है। रवि थोड़ा ध्यान दो। हाँ हल्का सा, हमको गुस्सा नहीं आता, लेकिन अब पढ़ाई के समय से करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हाँ मेहनत करना है, तुम नहीं कर रहा, जैसा लग रहा है हम ही को IIT जाना है यार। अभी रिश्तों ना लेगा है ना, बाहर से भगा देगा। भागो, कोई नहीं, होता है, थोड़ा बहुत होना चाहिए। तुम्हारे साथ बैठ जाए अब तो पक्का फेल हो जाएंगे। वो तो 6 नंबर कैसे से ले आए थे, बता देगा एग्जाम में। देखो ध्यान दो तो। अच्छा एक और बात समझो, इसका मीनिंग देखो, सब चीज का ना फीलिंग लेते चलो। ये क्या है ये सब? जब हम कोई चीज करेंगे, जैसे हम मान लो इसका मतलब क्या है वो समझा रहे हैं। जैसे मान लो कोई गैस है, अब तुमको बोल दिया कि गैस से लिक्विड बनाओ। क्या बनाओ? गैस से लिक्विड बनाओ, है ना? करते हैं। कब करेंगे ऐसा? कभी कभी लिक्विफिकेशन करते हैं किसी सब्सटेंस का, है ना? लिक्विफिकेशन मतलब किसी सब्सटेंस को, जैसे गैस को हम लिक्विड में चेंज कर दिए, कभी करना पड़ता है। तो क्या अपनाएंगे, क्या करेंगे ऐसा जो कोई भी गैस लिक्विड में चल जाए, है ना? तो कोई चीज प्रोसेस करना पड़ता है, उसमें प्रोसेस ढेर सारा है। आइसोथर्मल के थ्रू, आइसोबैरिक के थ्रू, आइसोकोरिक के थ्रू क्या कर रहे हैं? तो पूरा प्रोसेस के दौरान मान लो हम टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिए, मतलब प्रोसेस इज आइसोथर्मल। पूरा प्रोसेस के दौरान प्रेशर ही कांस्टेंट रखे, मतलब जैसे पानी अपना हीट को कर रहा है ट्रांसफर, धीरे धीरे ये ठंडा हो जाएगा। तो पूरा प्रोसेस मतलब ये ठंडा, मतलब बराबर होने में क्या कांस्टेंट रखा है? जल्दी बताना। सुनो हम क्या बोल रहे हैं। जैसे ये पानी है, ये पानी है, इस पानी को गर्म रख दिए, गर्म है ना? गिलास लेने आए थे क्या? अच्छा कोई नहीं। सुनो सुनो, अब देखो ये हल्का सा ठंडा हो गया, मतलब हीट कहां कर दिया होगा? बाहर। तो हमको लगा हल्का सा गर्मी, क्यों लगेगा? क्योंकि हमारे चारों तरफ हीट बढ़ा दिया नहीं है। अरे बात समझ में आ रहा है क्या? लेकिन फील नहीं होगा क्योंकि स्मॉल अमाउंट में है। चलिए अब देखो ये क्या किया, हीट को बाहर किया, है ना? हीट को बाहर किया तो प्रोसेस ही कर रहा है। क्या कर रहा है? ये अपना स्टेट चेंज कर रहा है, अपना स्टेट। पहले इसका टेम्परेचर था 30 डिग्री सेल्सियस, अब ठंडा होकर हो गया मान लो 25 डिग्री सेल्सियस हो गया। अभी 25 हुआ तो 30 से 25 होने में क्या कांस्टेंट रखा? प्रेशर कांस्टेंट रखा है। अरे बाहर में हवा है, क्या है? कौन सा प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कितना है? 1 atm के दौरान ये ठंडा हो गया। इसका मतलब प्रोसेस कौन सा किया? आइसोबैरिक। आइसोबैरिक प्रोसेस को फॉलो करते हुए टेम्परेचर को निकाल दिया, मतलब हीट बाहर निकाल कर टेम्परेचर कम कर लिया। नहीं बुझाया? तो प्रोसेस फॉलो किया, अपना प्रोसेस फॉलो किया। स्टेट फंक्शन, कौन सा फंक्शन? टेम्परेचर को कम कर लिया। प्रोसेस कौन सा अपनाया? आइसोबैरिक प्रोसेस। आया समझ में? चलिए देखो ध्यान दो, तो यही सब प्रोसेस का मतलब हुआ। कोनो दिक्कत है ना? चलिए अगला है, नेक्स्ट है हाँ, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल समझाना था। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, है ना? अच्छा, इस प्रोसेस के दौरान ये सभी प्रोसेस एक होता है कि हम जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, चाहे टेम्परेचर आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, तो प्रोसेस को हो सकता है फास्ट ले जाए, हो सकता है स्लो ले जाए, है ना? हमारे पे डिपेंड करता है हम करवा क्या रहे हैं। जैसे ये अभी ठंडा हुआ है, इसको ठंडा करने का तरीका बहुत सारा हो सकता था। इसको उठा के अभी ना धीरे धीरे हुआ, अभी ये धीरे धीरे हुआ है, इसको उठा के डायरेक्टली इसमें बर्फे डाल दो। इसमें क्या डाल दो? उठा के फ्रिज में डाल दिए,
तो एक मेरा दिमाग घूम जाएगा ना इसका कि अब क्या हो रहा है कि अरे जल्दी जल्दी बोल रहा है हीट निकालो, अभी आराम से काम कर रहा था, निकालो आराम से हीट। एक फ्रिज में उठा के डाल दिए, इसको एक करंट लगेगा कि अब जल्दी से हमको बाहर वाला हीट मांग रहा है, जल्दी ले दो। अगर इसे हीट खींचेंगे तो जल्दी हीट देगा। तो हीट खींचने का प्रोसेस क्या है, इसको उठा के फ्रिज में डाल दो। फ्रिज क्या करता है, इसे हीट मांगता है, पकड़ के खींचेगा तो हम जल्दी देगा, तो प्रोसेस को कर दिया ये फास्ट। अरे प्रोसेस को फ्रिज में रखने से क्या हो जाएगा, होगा आइसोबैरिक ही, क्योंकि फ्रिज कहां अवेलेबल है, एटमॉस्फेयर में, तो होगा आइसोबैरिक ही। लेकिन प्रोसेस फास्ट हो गया कि स्लो हो गया, फ्रिज में रखने से प्रोसेस अभी क्या है, वही है ये चीज, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। नहीं समझ में आया है ना, ये क्या लिख दिया। कभी कभी ना ऐसा अंग्रेजी निकलता है, हम खुद समझ में आता है कहां से निकलता है। चलिए, फायदा हो रहा है कुछ रिवीजन से, लग रहा है ना, मतलब ठीक ठाक रिवीजन चल रहा है। हाँ, तो कमजोर नहीं होना चाहिए थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। सुनो ध्यान से, एक क्या है रिवर्सिबल, दूसरा इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल हम क्या समझाए थे, सबसे पहले हम एक छोटा सा कंटेनर लेकर समझाए थे कि मान लो ये प्रोसेस पे, जैसे ये टेम्परेचर के हम तुमको समझा दिए, फिर समझ में आ गया होगा ना, तो और ज्यादा डिटेल में घुस के समझाएं। जी सर। सुनो, जैसे मान लो यहाँ पे कोई कंटेनर का ये ढक्कन है ना, इस ढक्कन को हम क्या किए, नीचे जा सकता है, ये ऊपर जा सकता है, ठीक है। अब हम क्या किए, इस पे एक बालू का कण डालना चालू किए, छोटा छोटा, ठीक है। पहला एक बालू का कण गया तो इसको लगा होगा कि मेरे ऊपर का प्रेशर बढ़ गया। सुनो बात, इसमें कोई गैस है, जब नहीं पुट किए थे इसमें हम देखो, ये मान लो हम इसमें नहीं कोई बालू वालू रखे हैं, तो सिंपल, नीचे गैस है, ऊपर क्या है, गिट्टी है, बालू का कुछ नहीं है, ऊपर एटमॉस्फेयर है। अब भी ये बैलेंस में है, मान लो किसमें है, मान लो हम एक ब्लॉक रख के इसको बैलेंस कर दिए, किए, दिख रहा है ना, ठीक है। सुनो, तो हम इसमें एक एम ब्लॉक का मास रख दिए और नीचे गैस रख दिए। अब सुनो ध्यान से, अभी ये बैलेंस है, इक्विलिब्रियम में है, किसमें है, कौन सा इक्विलिब्रियम, आइसो इक्विलिब्रियम कौन सा होता है, कौन सा इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। चैप्टर पढ़ रहे हैं थर्मोडायनामिक, तो वही इक्विलिब्रियम होगा। कौन सा इक्विलिब्रियम, अब थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब तीन कौन सा, बोल जल्दी, केमिकल इक्विलिब्रियम और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और थर्मल इक्विलिब्रियम। तुमको पता था, तुम बोल नहीं रहा था, तीन को होता है ना, कौन सा, थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं, टेम्परेचर रहे, मतलब इसके अंदर और बाहर का टेम्परेचर, अंदर और बाहर दोनों का टेम्परेचर किसमें है, सेम है। टेम्परेचर के कारण ये ऊपर नीचे नहीं कर रहा हो, रुक गया हो, टेम्परेचर का डिफरेंस ना हो, तो हम बोलेंगे कि ये सिस्टम और सराउंडिंग आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम पे है। नहीं समझ में आया। दूसरा, प्रेशर, मान लो अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर बराबर है, तो नहीं ये ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा प्रेशर के कारण, इसका मतलब प्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पे है। तीसरा, केमिकल इक्विलिब्रियम, मतलब इसमें मान लो कोई गैस है, मान लो कोई केमिकल रिएक्शन होता, तो केमिकल रिएक्शन आपस में क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम में आता है। क्या किस में आता है, वो इक्विलिब्रियम में। वो इक्विलिब्रियम कौन सा होता है, डायनामिक। कौन सा इक्विलिब्रियम, अगर डायनामिक इक्विलिब्रियम ना है तो आगे पीछे करता रहेगा रिएक्शन, आगे पीछे करेगा तो मोल्स चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा, इसका मतलब इसमें क्या इंतजार कर रहा है कि इक्विलिब्रियम में आने का। इक्विलिब्रियम पे सारा चीज क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, उसी चीज का ये इंतजार कर रहा है। अगर वो भी आ गया तब इसमें तीनों इक्विलिब्रियम आ गया, ये ना ऊपर जाएगा ना, और इसको बोल देंगे थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम, उसमें तीन टाइप का इक्विलिब्रियम इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। मान लो हम इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिए, क्या कर दिए, डिस्टर्ब किए, एक बालू का कण डाल दिए। क्या डाल दिए, इसको क्या लगेगा, ऊपर से प्रेशर बढ़ गया। क्या लगेगा, मतलब इसमें अभी भी कौन सा इक्विलिब्रियम है, थर्मल इक्विलिब्रियम है। अभी हम इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर दिए, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं है, लेकिन थर्मल इक्विलिब्रियम इसमें है, क्योंकि टेम्परेचर डिस्टर्ब नहीं हुआ है। टेम्परेचर डिस्टर्ब, बाहर का भी टेम्परेचर, अंदर का टेम्परेचर क्या है, सेम है। हम डिस्टर्ब क्या किए, हम बालू डाल दिए, बालू डालने से इस पे भार बढ़ गया, उससे प्रेशर चेंज हो गया होगा, लेकिन टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं। और गैस को कुछ किए नहीं, तो केमिकल इक्विलिब्रियम इसमें है, चेंज नहीं हुआ होगा। केमिकल इक्विलिब्रियम चेंज, तो क्या हो गया, प्रेशर चेंज हो गया, बाहर का प्रेशर बढ़ गया, अंदर का प्रेशर कम है, मतलब ये थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि उस तीन में से केवल दो ही इक्विलिब्रियम है, एक इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हुआ। अब डिस्टर्ब हुआ तो ये मूव करेगा, क्या करने के लिए,
इक्विलिब्रियम में आने के लिए। कौन सा इक्विलिब्रियम? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। नहीं समझ में आया? तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में आने के लिए वापस से क्या करेगा? अपने आप को एडजस्ट करेगा। अब बताओ किधर का प्रेशर बढ़ा? ऊपर का कि अंदर का? बाहर का। तो बाहर का प्रेशर बढ़ेगा तो ये ढक्कन कहां आएगा? नीचे। अब ढक्कन नीचे आया तो जब तक अंदर और बाहर प्रेशर मैच ना कर जाए तब तक ये नीचे आते रहेगा। खटाक के नीचे आके फिर रुक गया, मान लो रुक गया। अब रुक गया, फिर से तीनों इक्विलिब्रियम आ गया तो हम बोल देंगे थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम पे आ गया। बात समझ में आया क्या? लेकिन तुम ही सोचो, हम एक बालू का कण रखे हैं तो छोटा चीज चेंज किए हैं, तो ऐसा छोटा 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 चेंज करते करते पता चलेगा कि ये ढक्कन उठ के यहां आ गया, आएगा। मान लो इसमें हम 100 बालू का कण डाल दिए तो 100 डालने से इसका इतना चेंज हुआ ढक्कन। ऊपर से इसका जो भी प्लेट है, जो भी पिस्टन का ये जो हेड है, वो यहां तक आने में कितना का चेंज किया? ये वाला चेंज किया क्या? अब बताओ, ये जो चेंज है वो फाइनाइट चेंज है। कौन सा चेंज? फाइनाइट चेंज करने के लिए हम कितनी बार बालू डाले? 100 बालू डालेंगे, पगला ही जाएंगे। हम इनफाइनाइट डाल दिए, एक तरीके को बोल देंगे, बोलेंगे ना। तो अगर इनफाइनाइट प्रोसेस किए, मतलब इनफाइनाइट टाइम्स स्टेप्स किए हम इसको इतना चेंज करने में, सोचो अगर इतना ही चेंज करना है, अगर मान लो इतना ही अगर हमको चेंज करना है, मान लो मास का ब्लॉक है, इधर गैस है और हमको वापिस से ढक्कन को यहीं पिलाना है, तो दो तरीके से चेंज कर सकते हैं कि एक फाइनाइट चेंज है। और फाइनाइट चेंज करने के लिए अगर हम हल्का सा आए फिर आए फिर आए फिर आए, मतलब मल्टीपल स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम यहां पे आए हैं, मतलब स्टेप्स बहुत सारा किए, तो 100 बार बालू रखे होंगे ना धीरे धीरे। और यहां पे हम क्या किए? लो एक मास का ब्लॉक है, एक और दूसरा एम मास का ब्लॉक रख दो, M1, मान लो ये M2 है, तो खटाक से उठा नीचे आ गया, एक ही स्टेप में आ गया। लेकिन यहां पे यहां से यहां लाने में मल्टीपल स्टेप करना पड़ा, है ना। तो जब हमको फाइनाइट चेंज करने के लिए मल्टीपल स्टेप्स, मतलब इनफाइनाइट स्टेप्स करना पड़े, प्रोसेस इज रिवर्सिबल। और इसमें इरिवर्सिबल, क्योंकि सिंगल स्टेप में नीचे चला गया। जैसे ले पकड़ के पत्थर डाल दिए, ब्लॉक डाल दिए, खटाक से नीचे आ गया। मतलब फाइनाइट चेंज करने के लिए अगर हमको स्टेप से फाइनाइट करना पड़े, फाइनाइट मतलब 1 2 3 4 5, नहीं प्रोसेस समझे थे, ऐसा वाला ग्राफ बताए थे, याद है? हाँ, 1 2 स्टेप्स था ये। तो अगर हमको स्टेप से गिना चुना करना पड़े, मतलब फाइनाइट ही करना पड़े, अगर स्टेप्स हमको फाइनाइट करना पड़े, फाइनाइट चेंज करने के लिए प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। अगर ऐसा ना करे, बहुत सारा स्टेप्स करना पड़े, उसको क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल प्रोसेस। बुझाया? बात समझ में आया क्या? काम है क्या क्लास का? अच्छा, आया बात समझ में सबको, है ना? चलिए, इतना बात समझ में आ गया तो अच्छा एक और बात समझो, हर एक स्टेप्स पे यहां पे ये रुक रहा होगा ना, एक बालू डालेंगे रुक गया होगा, क्योंकि अंदर बाहर प्रेशर डिस्टर्ब हुआ होगा, वो नीचे आया होगा, बराबर हो गया होगा, रुक गया होगा। एक स्टेप्स कंप्लीट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, मतलब हर एक स्टेप पे रुका है, क्योंकि एक बालू डालने से वो डिस्टर्ब हुआ और तब तक डिस्टर्ब रहेगा जब तक कि उसका बाहर अंदर का प्रेशर सेम ना हो जाए। फिर दूसरा बालू डाले, फिर ऐसा हुआ, फिर तीसरा, ऐसा चौथा, मतलब हर एक स्टेप पे इक्विलिब्रियम आ रहा है। कौन सा इक्विलिब्रियम? हाँ, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ओवरऑल थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम आ जा रहा है। बुझाया? है ना कि एक बालू डाले, डिस्टर्ब हुआ, खटाक से नीचे आ गया। अब ऊपर से डिस्टर्ब हुआ था तो नीचे आया, फिर रुक गया, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम आ गया। फिर दूसरा बालू डालो, फिर नीचे आया, फिर इक्विलिब्रियम आया। ऐसा मतलब इसमें इक्विलिब्रियम कितने बार आया? हर एक स्टेप पे आया, मतलब इनफाइनाइट बार थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम आया। और इसमें केवल इनिशियल पे था, ब्लॉक जैसे डाले डिस्टर्ब होकर फाइनल पे आया, और डिस्टर्ब जब बराबर हो गया, मतलब अंदर बाहर प्रेशर सेम, तो यहां आके रुक गया। तो एक इनिशियल रुका, एक फाइनल रुका, तो फाइनल पे थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम आया। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में डिस्टर्ब हुआ होंगे, अरे ये डाले मास डालने से कौन सा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया? मैकेनिकल। प्रेशर हुआ, अब प्रेशर यहां आने पे बराबर हो गया अंदर बाहर, तब ना रुका, और रुका तो कौन सा इक्विलिब्रियम आया? बुझाया? तो ये था पूरा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। अच्छा, एक और बात समझाए थे कि जो भी नेचर का प्रोसेस होता है वो इरिवर्सिबल होता है ना, फास्ट होता है, इरिवर्सिबल होता है और फास्ट होता है। बात बुझा रहा है सबको, है ना? चलिए आगे बोलिए। मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, मोड एनर्जी ऑफ ट्रांसफर का 2 होता है। कितना होता है? 2। ध्यान देते चलो, समझते चलो, ध्यान देते चलो। सबसे पहली बात, हीट के बारे में हम तुमको अभी समझाए हैं, हीट के बारे में अभी समझाए हैं। हीट हम किसको बोलते हैं? तो हीट और टेम्परेचर का फीलिंग आना चाहिए तुमको, है ना? क्या बताए थे कि मान लो एसी चल रहा है, क्या चल रहा? अभी नहीं चल रहा, ठीक है? अभी का यहाँ कुछ टेम्परेचर होगा, कुछ हीट होगा, हीट के कारण टेम्परेचर आता है। अब जैसे मान लो एसी चालू नहीं की, हमको लग रहा है गर्मी, क्या लग रहा है? गर्मी लग रहा है। मतलब गर्मी क्यों लग रहा है? क्योंकि चारों तरफ हीट ज्यादा है, और हीट
मेरे अंदर जा रहा है, और हमारे जैसे हम बोलते हैं ना कि गर्मी के समय में गर्मी लग रहा है, ठंडा के समय में ठंडा लग रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे मान लो बाहर का टेम्परेचर बढ़ गया, तो बाहर का टेम्परेचर इसलिए बढ़ा होगा क्योंकि बाहर में हीट आ गया होगा ज्यादा। कहां से आया होगा? बात की बात है, बाहर में हीट क्या आ गया होगा? ज्यादा। तो बाहर का टेम्परेचर बढ़ गया, लेकिन हम तो, मेरा टेम्परेचर तो नहीं बढ़ा है ना, अभी नहीं बढ़ा। अब जैसे बाहर का बढ़ा कि अब बाहर वाला हीट क्या चाहेगा? हम तो उसी में है, सराउंडिंग में है, तो हमको क्या हो रहा है कि हमारे अंदर का हीट क्या था, अब बाहर का हीट में डिफरेंस आ गया। तो कोई भी चीज, हमेशा चीजें अपने आप कहां पे आता है? इक्विलिब्रियम पे। हम आने के लिए नहीं बोलते हैं, वो चीजें अपने आप इक्विलिब्रियम आता है। जैसे मार्कर को छोड़ दे, ठीक है, अब इसको अपने आप उठ के संपर्क तो नहीं चल जाएगा, इसको पता है इसको कहां जाना है, इसको पता है कहां जाना है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में आना चाहेगा। किस में आना चाहेगा? अभी हम इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर रखे हैं, क्योंकि हम इसको उठा करके रखे हुए हैं, है ना। ये अपने आप जहां जाए, पोटेंशियल एनर्जी कम करके वो चीजें स्टेबल में चला जाएगा। कहां चला जाएगा? नीचे। तो इक्विलिब्रियम में ये अपने आप जाएगा, हम छोड़ेंगे खटाक से नीचे जाएगा ये, है ना। तो चीजें इक्विलिब्रियम में अपने आप में जाता है। अब हमारे चारों तरफ मान लो गर्मी के समय में बाहर में हीट बढ़ गया, बाहर का टेम्परेचर बढ़ गया, हमारा टेम्परेचर तो नहीं बढ़ा, हमारा हीट नहीं बढ़ा, अब हीट बाहर ज्यादा, हमारे अंदर कम, तो चीजें इक्विलिब्रियम में आएगा। तो हम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम पे नहीं है। तुमको अगर गर्मी लग रहा होता है ना, तो उस समय पे हीट एक्सचेंज हो रहा होता है, तुमको गर्मी उस समय में लगेगा, उस समय गर्मी लगेगा, लेकिन बाद में देखना कुछ देर तक उसी टेम्परेचर में रह जाओ तो एडेप्ट हो जाते हैं उस टेम्परेचर का, फिर बाद में तुमको वही गर्मी फील नहीं होगा। अरे बात समझ में आ गया क्या? अब देखो जैसे ही हीट कहां से आएगा? बाहर से, हमारे अंदर, बाहर से, क्योंकि हमारे अंदर हीट क्या है? कम है, बाहर ज्यादा हो गया क्योंकि बाहर का टेम्परेचर बढ़ा, बाहर का टेम्परेचर बढ़ा, बाहर का हीट बढ़ गया। हीट कहां आएगा? हमारे अंदर। अब हमारे अंदर आएगा तो हमको क्या लगेगा? गर्मी। अब एसी क्या करता है? हमारे अंदर को हीट से बाहर फेंकता है, हीट को निकाल करके कहां फेंकता है? बाहर, क्योंकि ये टेम्परेचर करना चाहता है कम, और टेम्परेचर कम तभी हो सकता है जब हीट हो जाए कम। अब हीट कम हुआ तो हीट ये कम कैसे करेगा? नोचेगा, मतलब हीट को बाहर निकालेगा। हीट को खींच करके कहां फेंक दिया? बाहर। इसके कंप्रेसर के पास चले जाओ तो वहां तुमको गर्मी लगेगा। वो क्या कर रहा है? जिस रूम में एसी लगा होगा वो एसी उस रूम का हीट को खींच करके पाइप के थ्रू कंप्रेसर से बाहर फेंकेगा। अब तुम्हारे अंदर से कोई हीट खींचेगा तो तुमको क्या लगेगा? ठंडा लगेगा, और टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम। तो हीट और टेम्परेचर का ये क्या है? रिलेशन है। अब चलिए हीट का सबसे पहले बात, जो एनर्जी का ये ट्रांसफर करने का दो मोड होता है। कितना मोड होता है? दो, हीट और वर्क डन। सबसे पहले हम तुमको समझाए थे कि हीट और वर्क डन में, सबसे पहले हम वर्क डन समझाए थे, है ना। अब वर्क डन का तुमको ध्यान रखना है कि वर्क डन में साइन होता है क्या? पॉजिटिव और निगेटिव। कब पॉजिटिव कब निगेटिव? जब सिस्टम से वर्क डन बाहर आए, मतलब सिस्टम के द्वारा वर्क डन किया गया, मतलब बाय द, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? निगेटिव। अगर सिस्टम के पर वर्क किया जाए, मतलब सिस्टम के अंदर वर्क डन जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव, है ना। और वर्क डन का एक फॉर्मूला याद रखना है, क्या होता है बोलो? माइनस पी इंटू डीवी। एक स्टेट से आया बात समझ में? इसमें एक और बात बताए थे, वर्क डन जीरो का केस, वर्क डन पहला केस में वर्क डन कब जीरो होगा बोलो? प्रेशर जब जीरो हो जाएगा। हाँ, प्रेशर जब जीरो हो जाएगा। प्रेशर जीरो कब हो सकता है? देखो यहां जो पी होता है वो कौन सा वाला होता है? एक्सटर्नल। अगर किसी सिस्टम पे वर्क डन होना है, अगर किसी सिस्टम पे वर्क डन होना है, वर्क डन होने का मतलब मान लो इस गैस को हम ले जाना चाह रहे हैं लिक्विड में, किस में ले जाना चाह रहे हैं? तो हमको प्रेशर क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। बाहर का प्रेशर क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना, इसको पकड़ के दबाना पड़ेगा। जैसे सिलेंडर में गैस भरा होता है, हमको लगता है कि गैस है, लेकिन अंदर में किस में है? लिक्विड में है। क्यों? क्योंकि हम उसको दबा करके लिक्विड में चेंज किए हुए हैं। अब उसको लिक्विड में चेंज देखना, कभी धीरे धीरे जब खाना बनता है तो धीरे धीरे गैस सिलेंडर खत्म हुआ, खत्म होते होते उसका लाइनिंग देखना, जितना तो खत्म हो गया ना, मान लो इतना बड़ा का सिलेंडर है, आधा तुम गैस यूज कर लिए तो आधा तक लाइनिंग हो जाता है, पानी पानी टाइप दिखता है, वो थोड़ा सा भींगा भींगा टाइप। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है, पहले भरा होता है, धीरे धीरे खत्म होता है, तो ऊपर तो लिक्विड है नहीं, ऊपर पूरा सूख जाता है, लेकिन मान लो जहां लाइनिंग दिखा रहा है उसके नीचे गैस अभी भी अवेलेबल है। आया बात समझ में? है ना। तो अगर हम इसमें प्रेशर लगाएंगे तो प्रेशर से ये गैस कहां चला जाएगा? लिक्विड में। अब प्रेशर लगा है, इसका मतलब हम वर्क डन किए, किस पे? सिस्टम पे हम वर्क डन किए हैं। अरे बात समझ में आया? तो सिस्टम पे हम वर्क डन करेंगे तो जो प्रेशर यहां लिखेंगे कौन सा वाला लिखेंगे? हम जो लगाए हैं इस पे वो लिखेंगे। अरे हम जो लगाए उसी से ना वर्क डन हुआ है। गैस किस में चला गया? तो हम प्रेशर इस पे अप्लाई किए, तो हम जितना अप्लाई करेंगे ना वो प्रेशर यहां लिखाता है। बात समझ में आया?
तो वर्क डन का फॉर्मूला में जो पी एक्सटर्नल आया, जो प्रेशर बाहर से लगता है वो लिखा था, इसलिए हम लिखते हैं पी एक्सटर्नल। इसका डेरिवेशन हम करा रखे हैं। अरे बात समझ में आ रहा है? ऊपर से ब्लॉक लगे थे, याद है? डेरिवेशन याद है ना? है ना, लिखा हुआ ना डेरिवेशन। अब समझो यहां से एक बात कि वर्क डन जीरो हुआ प्रेशर के जीरो होने के केस में। इसका मतलब ये हुआ कि सोचो हम बाहर से प्रेशर कर दिए जीरो। क्या कर दिए? जीरो प्रेशर। अब प्रेशर जीरो कर देंगे मतलब बाहर से प्रेशर कुछ ना लगा है, जीरो लगा है, तो बाहर का प्रेशर जीरो, तो वर्क डन कब ये होगा? प्रेशर जीरो कर देंगे, वर्क डन जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसमें प्रेशर अप्लाई नहीं करेंगे तो वर्क डन नहीं होगा, सिंपल। अब वर्क डन नहीं हुआ इसलिए तो जीरो हुआ। नहीं बुझाया? तो ऐसा कंडीशन कब हो सकता है जिसमें प्रेशर जीरो हो जाए? स्पेस में कहां होगा? स्पेस में, क्योंकि यहां पे नहीं हो सकता, क्योंकि हवा है ना बाहर में, और हवा है तो वन एटम प्रेशर है, तो इसमें प्रेशर यहां पे धरती पे जीरो कहां होगा? या कोई ऐसा सीन क्रिएट कर दो, ऐसा सराउंडिंग क्रिएट कर दो जहां पे प्रेशर हो जाए आया बात समझ में? है ना, कुछ देश जो ग्रेविटी जीरो करके कुछ अपना सिस्टम तैयार किए हुए है ना, तो ऐसा है ना। अच्छा, वर्क डन और जीरो कब हो सकता है? वॉल्यूम को जीरो कर दो, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दो, है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दो, मतलब ये देखो कांस्टेंट वॉल्यूम है। कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब बाउंड्री चेंज नहीं होना चाहिए, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दो। वॉल्यूम कांस्टेंट में कोई वर्क डन हुआ है, कोई वर्क डन, तो वर्क डन क्या कहला जाएगा? जीरो। जैसे मान लो इसमें कोई गैस डाल दो, हीट कर दो, हीट करने से गैस क्या हो गया? टूट गया, चाहे कुछ हो गया, तो वर्क डन हुआ। वर्क डन कैसे हुआ? हम हीट करके एनर्जी अंदर दे दिए, हीट करके एनर्जी, तो वो वर्क डन जीरो कहलाएगा। तो वर्क डन तो नहीं किए हम इस पे, वो हीट दिए थे, हीट के कारण टूटा है। वो किसके कारण टूटा है? यहां तो हीट नहीं दिए थे, हम उसमें क्या अप्लाई कर दिए थे? आया बात समझ में? मतलब अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो उस केस में भी वर्क डन जीरो, और वैक्यूम हो, बाहर कोई प्रेशर जीरो कर दे, उसको फ्री एक्सपेंशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसमें भी वर्क डन। बात समझ में आया? है ना। और कोई केस? बात समझ में आता है इतना? है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखो। हाँ, हीट आ जाओ, हीट पे, हीट कैपेसिटी पे। क्वेश्चन वगैरह तो कर लेंगे, है ना, क्वेश्चन वगैरह कर लेंगे। इसको यूट्यूब पे डाला जाएगा ना। बढ़िया रिवीजन हो रहा है। हो जाएगा चिंता नहीं। फिर दोबारा रिकॉर्डिंग वाला क्लास ना मिलता है, समझते चलो। जहां से मिला गया दोबारा देख लेना, दोबारा देख लेना, सब तो रिकॉर्डिंग हो ही रहा है। बस आज ही बार अच्छा, तुम लोग जिसका मोबाइल है वो कैसे देखेगा? आपका ये जो है इतना बड़ा किसके लिए है? इतना बड़ा है किसके लिए, है ना। घर नहीं ले जाए, यहीं आके देखना है। पुष्पा 2 का ट्रेलर यहीं चलेगा, है ना, देख लेना। वो भगा लेना वहां पे एटीट्यूड कर, है ना, जब देखना तो भगा लेना। अलग बात है, अमित नाम उसका है। आईफोन तो अमित के पास आईफोन है। अमित वही है नहीं उसके पास। नहीं, अमित क्या नाम है इसका? रवि समझ है ना। रवि पास बहुत कुछ है। देखा देखा बाप रे, आईफोन 14 प्रो मैक्स है इसके पास, लेटेस्ट वाला। कोई नहीं, फोन करने के लिए बढ़िया है। अच्छा, कोई नहीं आया हमको ध्यान में आ रहा है, कुछ शकल हमको नहीं दिख रहा है। गौतम कहाँ है? फोन कर रहा है। मोहित कहाँ है? अच्छा, मोहित 2-3 दिन से नहीं दिख रहा है। पहले बंद कर दिया, चलिए ठीक है, चालू है। सुनो, हीट कैपेसिटी तो बीच में थोड़ा फ्रेश लेना जरूरी था ना। सुनो, अब हीट कैपेसिटी क्या होता है? तुमको हम समझाए थे कि अगर कोई सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर अगर 1 डिग्री से इंक्रीज करना हुआ, हाँ जी, इधर सब्सटेंस है, अगर सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से इंक्रीज करना हुआ, है ना, तो 1 डिग्री से इंक्रीज करेंगे, तो इंक्रीज करने में हीट डालेंगे तब ना इंक्रीज करेगा टेम्परेचर।
तो उसको हीट दिए, तो 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने में जो भी हीट लगेगा उसको क्या बोल देंगे, और हीट कैपेसिटी को C और CM से डिनोट करते हैं। CM या सॉरी C और CM नहीं, C और CM तो हम तब बोलेंगे, सुनो ध्यान से। हीट कैपेसिटी हम क्या कर रहे हैं, जो सब्सटेंस है वो सब्सटेंस 1 मोल ले लिए, कितना मोल, और फिर 1 डिग्री टेम्परेचर से इंक्रीज किए, 1 डिग्री टेम्परेचर से। तो 1 डिग्री टेम्परेचर से जो भी हीट दिए इंक्रीज करने में 1 मोल सब्सटेंस को, कितना सब्सटेंस है वो, हीट कैपेसिटी में हम उसका कोई अमाउंट डिसाइड, लेकिन हम मोलर हीट कैपेसिटी अगर बोलेंगे ना, मतलब जो सब्सटेंस लिए वो कितना होना चाहिए, और उसका टेम्परेचर हम कितना से इंक्रीज किए, तो जो भी हीट लगेगा उसको क्या बोल देंगे, मोलर हीट कैपेसिटी। क्या बोलेंगे, तो हीट कैपेसिटी में 1 से इंक्रीज करना है, लेकिन सब्सटेंस कुछ हो सकता है, 1 मोल 2 मोल 4 मोल 10 ग्राम 20 ग्राम कुछ हो, कोई डिफाइन, लेकिन मोलर हीट कैपेसिटी बोलेंगे मतलब 1 ही मोल लेंगे और टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे कितना डिग्री से, तो जो भी हीट लगेगा उसको क्या बोल देंगे, बात समझ में आया। तो मोलर हीट कैपेसिटी का साइन क्या होता है, CM और C। तो जहां C और CM दिखा मतलब लिखा मिले, समझ जाना है वो क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी, बुझाया। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक होता है, वो क्या होता है, तो अगर 1 मोल सब्सटेंस यहाँ पे 1 ग्राम ले ले, कितना ले ले, और टेम्परेचर इंक्रीज करे 1 डिग्री से, तो जो भी हीट लगेगा उसको क्या बोल देंगे, सिंपल। आया बात समझ में। तो तुम्हारा जो मोलर हीट कैपेसिटी है वो प्रोसेस डिपेंडेंट होता है। क्या डिपेंडेंट होता है, प्रोसेस डिपेंडेंट। एक वॉल्यूम कांस्टेंट, एक में प्रेशर कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हम बोल देंगे कि हीट कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट, मतलब हम बोल देंगे इसको CV या CVM। क्या बोलेंगे, CV या मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट और मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट। बुझाया सबको, है ना। चलिए तो और करके CPM, सही है ना। अब समझो हम क्या बोले थे, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है और हम यहां हीट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, तो ही कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो भी हीट देंगे तो सिस्टम क्या चीज चेंज हो जाता है, वो तो ठीक है, वो ठीक है। फाइनल क्या चेंज होता है, फाइनल इंटरनल एनर्जी क्या चेंज होता है, मतलब हीट जो भी देंगे कांस्टेंट वॉल्यूम पे, जो भी हीट देंगे तो किसमें चेंज होगा, डेल्टा यू में। बात समझ में आया। अगर हम कोई कंटेनर जो पिस्टन टाइप हो जिसका वॉल्यूम कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट होना चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है और हीट दे रहे हैं, तो हीट देने से सिस्टम में जो भी है, गैस उस रिएक्शन कुछ भी हो तो उसमें क्या चीज चेंज हो जाएगा, एंथैल्पी। तो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम चेंज इन सॉरी प्रेशर क्या होगा यहाँ पे, प्रेशर है ना। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या चेंज हो जाएगा, एंथैल्पी। अब तुम ध्यान से सुनो, जो इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ है मतलब हुआ क्या होगा इसके पीछे। तो सबसे पहले हम इंटरनल एनर्जी समझाते हैं। क्या समझाते हैं, इंटरनल एनर्जी। देखो इंटरनल एनर्जी के बारे में समझाए थे कि किसी भी सब्सटेंस का इंटरनल एनर्जी निकालना हो मान लो, तो हम सबसे पहली बात एग्जैक्ट वैल्यू मतलब एकाएक चाहेंगे। जैसे मान लो ये है, हम तुमसे पूछ दे बताओ इसका इंटरनल एनर्जी, नहीं बता सकते, है ना। तो एब्सोल्यूट वैल्यू डिफाइन, लेकिन इसका चेंज डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको उठा करके यहां से वहां ले जाओ, या इसका टेम्परेचर चेंज कर दो, मान लो 25 से 30 पहुंचा दो, कोई चीज चेंज करो, है ना। तो इंटरनल एनर्जी हम चेंज निकाल सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू। होता क्या है इंटरनल एनर्जी, तो सबसे पहले मान लो इसका इंटरनल एनर्जी चाहिए, तो इसके सराउंडिंग पहले कुछ नहीं होना चाहिए, कोई फील्ड उल्ड कुछ नहीं, रेस्ट में होना चाहिए। बात समझ में आ गया। तो इसका खुद का जो एनर्जी होगा वो सब मिलके क्या कहलाएगा, इंटरनल एनर्जी। अब खुद के अंदर जो इसका एनर्जी है वो क्या क्या है, तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, और क्या होता है, और इंटरेक्शन एनर्जी। कौन सा एनर्जी, हाँ, कि मान लो O2 गैस ले लिए तो O2 के बीच में इंटरेक्शन है ना। अब बॉन्ड होगा तो बॉन्ड एनर्जी, अगर न्यूक्लियस होगा ऑब्वियस सी बात है तो न्यूक्लियर एनर्जी, है ना। ऐसी ढेर सारा एनर्जी होगा, लेकिन मेन एनर्जी हम किसको बोले थे, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो इंटरनल एनर्जी क्या बन गया था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल। हाँ, इस दोनों को मिलाकर के हम इंटरनल एनर्जी कंप्लीट बोल रहे थे। बुझाया सबको क्या, सबसे पहली बात काइनेटिक एनर्जी किसके कारण होता है, रोटेशन के हाँ मोशन के कारण। किसके कारण होता है काइनेटिक एनर्जी, मोशन के कारण। कौन सा मोशन, ट्रांसलेशनल, और बोलो
और बोलो, वाइब्रेशनल। उसके कारण काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी के कारण इंटरनल एनर्जी। नहीं बुझाया है ना? कि मान लो जैसे हम बोले इस सब्सटेंस को हीट किए, क्या किए? इसमें मान लो भरा पड़ा है गैस, कोई सा भी गैस है, O2 गैस होगा, N2 गैस होगा, कोई सा भी गैस होगा, है ना? तो अगर हम हीट किए हैं तो गैस का मॉलिक्यूल मूव करेगा, क्योंकि हीट किए हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ गया ना। क्या बढ़ा? हाँ, टेम्परेचर बढ़ा। तो टेम्परेचर बढ़ने से टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। ये रिलेशन होता है। किसमें होता है? गैसेस स्टेट में पढ़ना था। कहां पढ़ना था? गैसेस स्टेट में। फिलहाल के लिए समझो, लॉजिक वाली बात है, कॉमन सेंस वाली बात है कि हीट करेंगे तो टेम्परेचर अगर इसमें चला गया, हीट चला गया, तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा। क्या बढ़ेगा? है ना, स्पीड बढ़ेगा। अरे नहीं, गर्म करते हैं तो बाल ये क्या बोलते हैं उसको, पानी गर्म होकर बॉयल होता है तो मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा तेजी से मूव करने लगता है। तो इसमें कोई भी मॉलिक्यूल अगर मूव कर रहा है, इसका मतलब उसका रीजन क्या है? काइनेटिक एनर्जी। उसका क्या बढ़ गया? और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का रीजन, टेम्परेचर बढ़ने का रीजन हीट देना। बुझाया? मतलब टेम्परेचर दिए तो इसका काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ। बात समझ में आया क्या? चलिए, तो काइनेटिक एनर्जी तो होवे किया। उसके बाद क्या है बोलो? पोटेंशियल एनर्जी। क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। अब इधर आओ, इसमें पोटेंशियल एनर्जी का जब बात करेंगे वो क्या है बताओ? तो सबसे पहले इस मॉलिक्यूल के बीच में मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा? इंटरेक्शन होगा, फोर्स होगा। क्या होगा? तो O2 गैस है मान लो, तो O2 के बीच में इंटरेक्शन होता है तो फोर्स होता है बीच में। तो हीट करेंगे तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा बीच वाला, उसी से तो वो मजबूत हो गया तो सॉलिड हो जाता है, कमजोर हो गया तो लिक्विड हो गया, और ज्यादा कमजोर हो गया तो गैस में चला गया। कौन सा? बीच वाला फोर्स। अगर पानी है तो H2 के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स आ गया तो चीजें आइस हो जाता है, कमजोर हो गया तो लिक्विड, और ज्यादा कमजोर हो गया तो हीट करेंगे तो बीच वाला बॉन्ड टूटता है। कौन सा वाला बॉन्ड? तो बीच वाला बॉन्ड कौन सा होता है? उसी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो हम इसमें लिख सकते हैं क्या? इंटरेक्शन एनर्जी। कौन सा एनर्जी? हाँ, इंटरेक्शन एनर्जी बोल देंगे, है ना? इसमें कौन सा एनर्जी होता है? इंटरेक्शन एनर्जी। अरे बात समझ में आया क्या? है ना? तो इंटरेक्शन एनर्जी होता है। अच्छा, ये सब तो हम बातें नहीं किए, ये सब नीचे वाला बात नहीं करना है। चलिए बताइए, बताओ इसमें क्या चेंज हुआ था? इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो हम यहां बोले कि जो भी हीट दिए हैं वो इंटरनल एनर्जी चेंज हो गया। मतलब इसका क्या क्या चेंज हो गया होगा? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। लेकिन 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 इसमें गैस था, लेकिन कौन सा था? आइडियल। तो आइडियल में पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बीच वाला मॉलिक्यूल के बीच वाला बॉन्डे नहीं होता है, इसलिए वहां पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है। इसलिए काइनेटिक एनर्जी का जो इंटरनल एनर्जी, अगर कोई आइडियल गैस है और उसका इंटरनल एनर्जी डिफाइन कर रहे हैं तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल तो होता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर क्या करेंगे? केवल काइनेटिक एनर्जी। क्या करेंगे? काइनेटिक एनर्जी केवल। बुझाया? है ना? तब ना बोलते हैं आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन काइनेटिक एनर्जी, मतलब टेम्परेचर। बुझाया? क्योंकि टेम्परेचर से काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ है, टेम्परेचर से पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी हाई नहीं है तो कहां से होगा? नहीं समझ में आया? है ना? कोई ऐसा चीज रख दे जैसे मान लो कोई रिएक्शन चल रहा है, अब टेम्परेचर भी है और क्या बोलते हैं उसको, मतलब इसमें काइनेटिक भी और पोटेंशियल भी है। बुझाया? इसमें देखो, इसका ये हीट करेंगे तो पिस्टन ऊपर नीचे भागेगा तो वॉल्यूम चेंज हुआ, अब वॉल्यूम चेंज हुआ तो वर्क डन आ गया। तो इंटरनल था, ये था, इंटरनल के साथ और क्या आ गया? वर्क डन आ गया। तो इंटरनल प्लस वर्क डन मिलकर क्या बना था? बुझाया? यहां वर्क डन भी हुआ, वहां वर्क डन हुआ क्योंकि वॉल्यूम क्या है? तो वर्क डन जीरो, यहां वर्क डन, इंटरनल एनर्जी वहां भी, इंटरनल एनर्जी यहां भी, है ना? और वर्क डन भी आ गया। तो इंटरनल प्लस वर्क डन दोनों मिलकर क्या बना? बुझाया? तो इंटरनल प्लस वर्क डन में अगर केवल इंटरनल एनर्जी की बात करें, इंटरनल एनर्जी की बात करें तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, सब जगह होगा। लेकिन अगर आइडियल गैस का बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि इंटरेक्शन एनर्जी उसमें। बुझाया? है ना? तो इंटरनल एनर्जी यहां भी है, इंटरनल एनर्जी यहां भी है, मतलब पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, पोटेंशियल प्लस, उसके कारण क्या होता है? इंटरनल एनर्जी। बात समझ में आया? है ना? और हीट करेंगे तो इसका वॉल्यूम भी तो एक्सपेंड करेगा, मॉलिक्यूल टूटेगा, हीट किए, बीच वाला बॉन्ड टूटा, एक्सपेंड हो गया तो वॉल्यूम भी बढ़ा। मतलब इंटरनल एनर्जी किस किस बात पे डिपेंड करेगा? बोलो, इंटरनल एनर्जी किस किस बात पे डिपेंड किया? वॉल्यूम पे भी, टेम्परेचर पे भी और प्रेशर पे भी करेगा। प्रेशर पे भी, टेम्परेचर पे भी, वॉल्यूम पे, सब पे किया। लेकिन मेनली हम क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम और टेम्परेचर। और यही चीज इंथैल्पी के लिए क्या बोल देते हैं? इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर। सिंपल बात समझ में आया? तो हम यहां तुमको बताए थे, यहां पे हम तुमको बताए थे कि इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और वॉल्यूम
यही होगा, अरे होगा ना, इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और वॉल्यूम। लेकिन पहले हम डिफाइन किए थे किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। किसके लिए डिफाइन किए थे? तो हम तुमको एक बात बताए थे कि पूरे थर्मोडायनेमिक्स में क्वेश्चन जब करना होता है तब गैस के लिए करते हैं और रिएक्शन के लिए गैस और गैस रियल और आइडियल दोनों हो सकता है। तो अब हम इस चीज को अप्लाई कर रहे हैं सब चीज पे, बात समझ में आया? तो इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन के लिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल डिफाइन होता है। तो सीधे हम डेरिवेशन नहीं बता रहे हैं, तुमको फॉर्मूला याद करवा रहे हैं कि अप्लाई करेंगे इंटरनल एनर्जी को। हम बढ़ रहे हैं फर्स्ट लॉ की तरफ। कहां बढ़ रहे हैं? फर्स्ट लॉ की तरफ। तो फर्स्ट लॉ की तरफ बढ़ते हुए सबसे पहले कौन आएगा? इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी में बेसिक चीज हम सीख लिए, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक टेम्परेचर के कारण, ट्रांसलेशन, रोटेशन और पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड किया? इंटरेक्शन एनर्जी पे। बुझाया? अब देखो ध्यान दो, ये क्या है? आइडियल गैस। तो आइडियल गैस पहले हम इंटरनल एनर्जी अप्लाई करेंगे किस पे? आइडियल गैस पे। किस पे अप्लाई करेंगे? आइडियल गैस। कोई प्रोसेस फॉलो करना नहीं है, तब जाके इसका फॉर्मूला क्या होता है? बोलो, डेल्टा यू बराबर एनसीवी डेल्टा टी। नहीं समझ में आया है ना? डेल्टा यू बराबर एनसीवी डेल्टा टी। कोई इसमें प्रोसेस फॉलो करना नहीं है, आइसोथर्मल, आइसोकोडिक, आइसोबैरिक कुछ फॉलो नहीं करना। आइडियल गैस देखो, फॉर्मूला चिपकाओ। कहां से निकाले थे? तो एक्स का हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल निकाले थे। क्या निकाले थे? अब उसी में पोटेंशियल, क्योंकि आइडियल गैस है तो आइडियल गैस के लिए यू इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। यू इज ए फंक्शन ऑफ, क्योंकि अभी तुमको हम बताए हैं कि यू वाला जो पार्ट था, कहां गया यू? कहां था? हाँ, यू में काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। आइडियल गैस में यू इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। क्यों बोले? क्योंकि ये गायब हो गया आइडियल गैस में, पोटेंशियल एनर्जी उसमें, क्योंकि इंटरेक्शन ही नहीं होता है मॉलिक्यूल के बीच में, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? गायब। कौन हुआ? केवल। और काइनेटिक डिपेंड ऑन, इसलिए आइडियल गैस के लिए काइनेटिक एनर्जी पे केवल डिपेंड किया आइडियल गैस, इसलिए बोलते हैं इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन फॉर। बात समझ में आया? चलिए, तो इसके बाद हम जो ये बताया डेल्टा यू बराबर एनसीवी डेल्टा टी लगाना है। लेकिन अगर रियल गैस हुआ, कौन सा गैस? रियल गैस। अगर रियल गैस हुआ तो रियल गैस के लिए डेल्टा यू बराबर एनसीवी डेल्टा टी कब होता है? कंडीशन पे। क्या होता है? क्योंकि अब इसमें इंटरेक्शन एनर्जी आ गया, मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन हो गया। मतलब इसके लिए यू इज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों होगा। यहां केवल क्या था? यहां क्या है? वॉल्यूम और टेम्परेचर। तब जाके हम इसमें क्या लगाएंगे? कंडीशन। वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या लगाएंगे? बोलो, कंडीशन। इसमें दोनों आ गया, मतलब अब इसमें कंडीशन लगाएंगे रियल गैस कि अगर वॉल्यूम को कर दिए कांस्टेंट, अगर क्या कर दिए? मतलब रियल गैस को आइसोकोरिक प्रोसेस करवाओ। कौन सा प्रोसेस? तब जाके हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? नहीं समझ में आया? सॉलिड लिक्विड में भी सेम केस, डेल्टा यू बराबर एनसीवी डेल्टा टी। सिंपल। बुझाया? इसके बाद हम फर्स्ट लॉ डिफाइन किए थे कि डेल्टा यू बराबर हीट प्लस वर्क डन। बुझाया? तो यहां तक पहुंच गए थे। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हुआ। मतलब हीट और वर्क डन को एडिशन करो, तुमको क्या मिलेगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसके बाद क्या था? बोलो, इंथैल्पी। इंथैल्पी क्या होता है? बोलो, यू प्लस पीवी। इंथैल्पी क्या होता है? बस 5 मिनट और। इंथैल्पी बराबर यू प्लस पीवी होता है ना। तो इंथैल्पी के लिए क्या बोले थे? फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर दोनों होता है। लेकिन जब बात करेंगे आइडियल गैस, क्या बात करेंगे? तो आइडियल गैस में ये चीजें फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। किसके लिए होता है? बोलो, आइडियल गैस के लिए ये चीजें फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। बुझाया क्या? क्योंकि ये प्रेशर पे डिपेंड, अब प्रेशर नहीं करेगा क्योंकि वॉल्यूम पे नहीं कर रहा था। अब वॉल्यूम पे क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि इंटरेक्शन हुई है, होवे नहीं करता है, तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज, तब पोटेंशियल एनर्जी टर्म क्या हो गया? गायब। तो इंटरनल क्या होता है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। पोटेंशियल गायब हो गया तो क्या बचा? केवल। और काइनेटिक किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। काइनेटिक किस पे डिपेंड करता है? केवल। इसलिए इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, और यहां भी एच इज फंक्शन ऑफ किसके लिए? आइडियल गैस के लिए। तो आइडियल गैस के लिए डेल्टा एच का फॉर्मूला बोलो, एनसीपी डेल्टा टी। बुझाया? एनसीपी कोई कंडीशन इसमें अप्लाई कि आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल सब के लिए एप्लीकेबल है। बात समझ में आया? लेकिन अगर रियल गैस हुआ, कौन सा गैस हुआ? रियल गैस।
तो रियल गैस में तुमको पता है कि अब इसमें इंटरेक्शन आ गया, मतलब H इज ए फंक्शन ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर, दोनों आ गया। आइडियल गैस के लिए केवल टेम्परेचर, आइडियल गैस के लिए केवल टेम्परेचर है ना, आइडियल गैस के लिए केवल टेम्परेचर। टेम्परेचर क्यों? क्योंकि इसका जो इंथैल्पी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? केवल टेम्परेचर पे। बात समझ में आ गया? क्योंकि आइडियल गैस में इंटरेक्शन नहीं होता है, और इंटरेक्शन नहीं होगा नहीं तो प्रेशर नहीं वॉल्यूम। बात समझ में आया? क्योंकि इंटरेक्शन नहीं होता है तो वॉल्यूम और प्रेशर का बात ही नहीं करेंगे, केवल किसका बात करेंगे? मतलब केवल मोशन करेगा, केवल मोशन मतलब केवल काइनेटिक। तो इंटरनल में केवल काइनेटिक, पोटेंशियल वाला टर्म नहीं आएगा, है ना। चलो ध्यान दीजिए, तो H इज ए फंक्शन ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर। तो रियल गैस में आया, फॉर्मूला बोलो। हम डेल्टा H बराबर एनसीपी डेल्टा T फॉर्मूला यूज करेंगे। कब करेंगे बोलो? जब प्रेशर कांस्टेंट कर दे, जब क्या कर दे? प्रेशर जब कांस्टेंट कर दे तो टर्म गायब, तो उस समय ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि केवल क्या डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पे। अभी टेम्परेचर का निकाल के आए थे। अरे बात समझ में आया? लेकिन मान लो कांस्टेंट नहीं किया तो वापिस से इसको क्या करो? लिखो। क्या करो? लिखो DH बराबर बोलो डेल H अपॉन डेल P और टेम्परेचर इंटू DP प्लस डेल H अपॉन डेल T इंटू प्रेशर और DT। सिंपल, पूरा प्रोसेस फॉलो करो फिर। अरे बात समझ में आया? अगर प्रेशर कांस्टेंट कर दिया तो प्रेशर आइटम क्या कर दो? तो यहां से यही तो आया था। अरे बात समझ में है ना। इसमें एक और चीज और क्या बताए थे बोलो? सॉलिड और लिक्विड के लिए, उसके लिए भी डेल्टा H बराबर क्या होता है? एनसीपी डेल्टा T। रियल गैस आइसोबैरिक होना चाहिए तभी हम लगा सकते हैं, लेकिन आइडियल गैस के लिए सब जगह अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन रियल गैस कब अप्लाई करेंगे? डेल्टा H बराबर आइसोबैरिक के केस में केवल। बुझाया सबको? चलिए, तो ये समझ में आया। अच्छा, इसमें डेल्टा H और U में रिलेशन बताए थे। डेल्टा H और डेल्टा U में रिलेशन बताए थे। क्या होता है? डेल्टा P इंटू, ये रिलेशन होता है क्या? अरे होता है क्या? तो बोलो क्या बताए थे? डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा P इंटू V। समझ में आया क्या? है ना। अब बोलो डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस PV। अब तुमको अगर हम इसमें बताए थे कि अगर P2V2 माइनस P1V1 में P2V2 माइनस, अगर तुमको ये पता रहा कि डेल्टा H बराबर ये रिलेशन है, तुमको P1V1 P2V2 अगर दे दिया तब तो ठीक है, नहीं दे तब दो केस। अगर इसका इंफॉर्मेशन ना दे तब कितना केस? दो केस। पहला केस बोलो आइडियल गैस, है ना। फर्स्ट लॉ के बाद इंथैल्पी, इंथैल्पी का हम सारा चीज पढ़ लिए। अब इंथैल्पी और इंटरनल में रिलेशन, इंथैल्पी और इंटरनल का रिलेशन यही तो होता है। यहां तक पहुंचे? अगर सब दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो दो केस। पहला केस किसके लिए? आइडियल गैस के लिए। बोलो क्या करते हैं? डेल्टा H बराबर डेल्टा U। आइडियल गैस में इसको क्या लिख सकते हैं? PV बराबर बोलो nRT। अब PV बराबर nRT लिख सकते हैं, तो यहां nRT डालेंगे तो चेंज किस में होगा? नहीं इसमें, नहीं इसमें, किस में होगा? तो क्या हो जाएगा बोलो? nR डेल्टा T। क्या हो जाएगा? nR। सिंपल, बात समझ में आया। लेकिन अगर कोई रिएक्शन हुआ, अगर कोई रिएक्शन हुआ तो रिएक्शन के लिए क्या होता है? उसमें मोल चेंज होता है। क्या चेंज होता है? मोल। तो रिएक्शन करेगा तो मोल चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा NGR। और डेल्टा NG तो तुमको बता रखे हैं, गैसेस मोल का डिफरेंस, प्रोडक्ट माइनस। बात समझ में आया? चलिए, तो ये डेल्टा H और डेल्टा U का रिलेशन हो गया। अब बोलो क्या है? हो गया बस, खाली एक ही बच्चा है क्या? हाँ, वो रिलेशन है, वो तो फॉर्मूला है ना, एक वो फॉर्मूला याद रखो। क्या है? हाँ, रिवर्सिबल। हम लास्ट टॉपिक है, क्या बोलो कि अगर हीट सब प्रोसेस में कैलकुलेट करना हुआ डेल्टा H और डेल्टा U, इसमें तो एक प्रोसेस पढ़ाई भी नहीं की है, तो एडियाबेटिक पूरा छूटा हुआ है ना। तो Q डेल्टा H और डेल्टा U और क्या होता है? W। ये चारों को सब प्रोसेस में हमको फाइंड करना था। सबसे पहले आइसोथर्मल। कौन सा? आइसोथर्मल। तो बताओ आइसोथर्मल में सबसे पहले बताए थे कि आइसोथर्मल है तो क्या रहेगा? कांस्टेंट टेम्परेचर। अच्छा, ये सब प्रोसेस हम आइडियल गैस के लिए निकाले थे। किसके लिए निकाले थे? आइडियल गैस के लिए। तो आइडियल गैस में सबसे पहले आइडियल गैस के लिए फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा H कैसे फाइंड करेंगे? एनसीपी डेल्टा T। आइसोथर्मल है तो आइसोथर्मल डेल्टा T क्या हो जाएगा? 0। तो डेल्टा H क्या हो गया? तो डेल्टा H 0 हो गया। बताओ डेल्टा U कैसे फाइंड करेंगे? तो ये भी क्या होता है? एनसीबी। आइडियल गैस के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कोई सा भी प्रोसेस हो। बात समझ में आया? लेकिन अगर रियल गैस हुआ तो रियल गैस में ये कंडीशन तभी अप्लाई कर सकते हैं जब वो आइसोकोरिक फॉलो करे, आइसोबैरिक फॉलो करे। बुझाया? चलिए, तो बताओ डेल्टा U क्या हो जाता है?
जीरो। डेल्टा यू क्या हो गया? क्योंकि टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या है? तो फर्स्ट लॉ से बोले थे कि डेल्टा यू बराबर क्या होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू। फर्स्ट लॉ से डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस। अब बोलो इसमें डेल्टा यू क्या हो गया? तो क्यू बराबर माइनस सिंपल। अब हम बोले थे कि डब्ल्यू होता है पाथ फंक्शन, तो पाथ डिपेंडेंट हो गया, तो रिवर्सिबल और अगर रिवर्सिबल वर्क डन हुआ, मतलब रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ, तो उस केस में वर्क डन कैलकुलेट करना है, मतलब रिवर्सिबल आइसोथर्मल का वर्क डन कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला बोलो, माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई, या फिर माइनस एन आर टी एल एन पी वन बाई। सिंपल। अगर इरिवर्सिबल हुआ तो क्या होता है वर्क डन? तो डब्ल्यू बराबर क्या है? माइनस क्यू। यही है ना। अब डब्ल्यू इरिवर्सिबल हम कैसे लिखे थे बताओ आइसोथर्मल के लिए? तो डब्ल्यू इरिवर्सिबल बराबर क्या होता है? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीबी होता है। अब बोले थे कि इरिवर्सिबल प्रोसेस हम कैसे पहचानेंगे? तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में पहचानने का तरीका, इरिवर्सिबल पहचानने का तरीका, एक तो उसका इक्वेशन नहीं दिया रहेगा, क्योंकि इक्वेशन का इंफॉर्मेशन हमको पता नहीं होता है, क्योंकि प्रोसेस फास्ट होता है तो डाटा मेरे पास अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए इक्वेशन ड्रॉ तो इक्वेशन नहीं होता है तो हम ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते। सिंपल। तो जब ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते तो हम इक्वेशन लिख नहीं सकते। तो पहला तरीका है इरिवर्सिबल प्रोसेस पहचानने का कि इक्वेशन नहीं होगा। दूसरा, अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर लिखा होगा, तो अगर ये प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो कहां आ जाएगा? बाहर, है ना, बाहर आ जाएगा, और ये स्टेट फंक्शन का चेंज क्या हो जाता है? डेल्टा बी। सिंपल। अब माइनस पी, इसको क्या लिख सकते हैं? V2 माइनस V1। तो माइनस पी एक्सटर्नल है ये, और V2 को क्या लिख सकते हैं? तो PV बराबर क्या होता है? nRT। तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा बोलो? nRT। अब आइसोथर्मल T तो कांस्टेंट रहेगा, nRT बाई P2 माइनस nRT बाई। सिंपल। तो ये हो गया इरिवर्सिबल का। इसका ग्राफ हम समझाए थे। रिवर्सिबल ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है, प्रेशर और वॉल्यूम, और इसका हमको एरिया क्या दे देता है? क्योंकि W बराबर इंटीग्रेशन में माइनस पी इंटू डीबी होता है। अरे बुझाया क्या? बात समझ में आया? इरिवर्सिबल ग्राफ कैसे बनेगा? इसमें बताए थे इरिवर्सिबल ग्राफ क्या? इसका हाँ अप्रोक्सीमेशन वाला ग्राफ बताया था ना। हाँ इरिवर्सिबल ग्राफ तुमको हम बता रखे है ना, कि अगर मान लो एक्सपेंशन का ग्राफ हुआ, कौन सा? तो एक्सपेंशन में कैसे हुआ होगा? तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ होगा, तो प्रेशर कम करके वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अरे प्रेशर कम करके वॉल्यूम, ऐसा वाला बताए थे ना। तो प्रेशर पहले करो कम, अब वॉल्यूम करो इंक्रीज, तो फर्स्ट स्टेप एक्सपेंशन, इसके अंदर का एरिया वर्क डन कहलाएगा। बात बुझाया क्या? अगर हम बोले 2 स्टेप एक्सपेंशन हुआ है, 2 स्टेप, तो पहले प्रेशर कम वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर कम वॉल्यूम इंक्रीज, तो इसके अंदर का एरिया सब क्या कहलाएगा? वर्क डन। सिंपल। कोनो दिक्कत? तो ये था क्या? आइसोथर्मल। ये क्या था? आइसोबैरिक के लिए क्या बोले थे? आइसोबैरिक के लिए बोलो, प्रेशर क्या जाता है? कांस्टेंट, है ना। अब प्रेशर कांस्टेंट तो हम क्या बोलेंगे? हाँ डीपी जीरो हो गया। डीपी जीरो तो अब सुनो, वो तो होबे करता है। डेल्टा एच बराबर क्या फॉर्मूला होता है? एनसीपी डेल्टा टी, और डेल्टा यू बराबर एनसीवी डेल्टा टी, और डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, है ना। अब बोलिए क्या लिखेंगे यहां से? प्रेशर कांस्टेंट डीपी जीरो है तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। चलिए प्रेशर कांस्टेंट है, डीपी जीरो है, तो ऐसे थोड़ी ना करेंगे। सिंपल हो गया, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, है ना। अब निकालेंगे कैसे कैसे? तो डेल्टा यू यहां से निकालेंगे, डेल्टा एच यहां से निकालेंगे, है ना। तो यहां पे वर्क डन कैसे निकलेगा? तो वर्क डन हमको पता है क्या होता है? पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, ये लिखवाए थे ना। सिंपल। तो इसमें कोई खास था नहीं, है ना। डेल्टा एच आ गया, डेल्टा यू आ गया, डब्ल्यू आ जाएगा यहां से, तो क्यू आ जाएगा वहां से, है ना। ग्राफ कैसा होता है बोलो? इसका ग्राफ कैसा होता है? इधर है प्रेशर, इधर है वॉल्यूम। बोलो क्या कांस्टेंट है? प्रेशर। तो प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तो ऐसे होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, है ना, वॉल्यूम। और टेम्परेचर क्या होगा? तो वॉल्यूम जब बढ़ रहा है तो पीवी इक्वल्स टू क्या होता है? एनआरटी। ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। क्या हो गया? बढ़ा। वॉल्यूम क्या हो गया? तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ज्यादा। और टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हीटिंग होगा कि कूलिंग होगा? हीटिंग होगा। पीछे आएंगे तो कूलिंग हो जाएगा। सिंपल। चलिए आगे बोलिए क्या है? आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में सबसे पहले डब्ल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। डब्ल्यू हो जाएगा और डेल्टा यू बराबर क्या समझाए थे? एनसीवी डेल्टा टी, क्योंकि आइडियल गैस है, सब जगह अप्लाई कर सकते हैं। एनसीपी डेल्टा टी, समझ में आया क्या?
तो डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू प्लस डब्ल्यू। अब डेल्टा यू डब्ल्यू क्या है 0, और डेल्टा यू यहां से फाइंड करके यहां रख देंगे तो हमको क्यू आ जाएगा। सिंपल। ग्राफ बोलो, इधर क्या होता है, इधर क्या होता है, ये क्या कर दिए, कांस्टेंट कर दिए, और इधर से ऊपर जा रहे हैं, मतलब प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है आइडियल गैस के लिए, पीबी इक्वल्स टू एनआरटी। क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम, और ये ऑलरेडी कांस्टेंट, ये ऑलरेडी कांस्टेंट। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऊपर जाने पे प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा तो टेम्परेचर, तो यहां भी क्या होगा, हीटिंग होगा। इस हीटिंग को क्या बोलेंगे, आइसोबैरिक हीटिंग। इस हीटिंग को क्या बोलेंगे, आइसोबैरिक हीटिंग। बात समझ में आया सबको। ये क्या था पिछले वाला, हाँ वो आइसोकोरिक था, सॉरी। चलिए लास्ट है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में क्या था, एडियाबैटिक में क्या था, अरे पढ़ा है ना, एडियाबैटिक में क्या था, Q0। सुन लो, एडियाबैटिक में क्या होता, Q0। अगर Q0 है तो डेल्टा यू बराबर W। अरे बुझाया क्या, डेल्टा यू बराबर, और डेल्टा यू का फॉर्मूला एनसीवी, और एनसीवी डेल्टा टी में T2 माइनस होता है। अब सोचो, दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो दिक्कत है। क्या दिक्कत है, तो क्योंकि ये चीज नहीं दिया तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, और W होता है पाथ प्रोसेस। किससे होता है, तो रिवर्सिबल या, तो पहला प्रोसेस अगर नहीं दिया तो प्रोसेस इज अगर रिवर्सिबल हुआ, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। क्या हुआ, एडियाबैटिक। तो हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, टेम्परेचर। टेम्परेचर निकालने का फॉर्मूला बता रखे हैं, पीबी पे गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, पीबी के पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, है ना, और टी वी गामा माइनस 1 इक्वल्स, यही है, देखो तो फॉर्मूला, हाँ ना। तो इसमें से जो तुमको दिया रहे, वॉल्यूम दिया रहे तो टेम्परेचर निकालो, टेम्परेचर दिया रहे तो सिंपल, है ना, उठा के डाल दो। तो रिवर्सिबल केस में हम ऐसा करते हैं, तो रिवर्स से टेम्परेचर निकाल के पुट करो, जैसे टेम्परेचर आएगा तुमको क्या मिल जाएगा, W, और W मिल जाएगा तो डेल्टा यू। बुझाया। और डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, एनसीपी डेल्टा टी। टेम्परेचर एक बार आ गया, उठा के बोलो, ये भी आ जाएगा। बात समझ में आया। इरिवर्सिबल के बारे में क्या बोले थे बोलो, इरिवर्सिबल W बराबर क्या था अभी, डेल्टा यू, और एनसीवी डेल्टा टी। अब बोलो W बराबर क्या फॉर्मूला होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। यही होता है ना, अरे इंटीग्रेशन के साथ होता है, लेकिन प्रेशर होता है कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि प्रोसेस इरिवर्सिबल है, अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। तो उसको क्या कर देंगे इंटीग्रेशन से, W का ओरिजिनल फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा यू बराबर W। अरे डेल्टा यू बराबर, या डेल्टा यू बराबर W लिखो। डेल्टा यू क्या होता है, एनसीवी डेल्टा टी। अब डेल्टा टी में T2 और T1 तो नहीं पता, मान लो, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, T2 और T1 में से T1 दिया रहेगा, T2 निकालना पड़ेगा। तो W का फॉर्मूला क्या होता है, P एक्सटर्नल डीबी होता है। अब ये क्या है, इरिवर्सिबल में कांस्टेंट, कांस्टेंट अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, इसको क्या कर देंगे बाहर। यही होता है ना, जब ये बाहर जाएगा तो केवल ये बचेगा, स्टेट फंक्शन का चेंज क्या हो जाएगा, P एक्सटर्नल और डेल्टा V। तो ये हो गया एनसीवी डेल्टा टी। यहां से एनसीवी बराबर क्या लिख देंगे, T2 माइनस T1 माइनस P एक्सटर्नल दिया रहेगा, और V2 माइनस V1। तो V2 माइनस V1 को क्या लिख सकते हैं, NR-T2। अब लिख सकते हैं T1 T2, क्योंकि प्रोसेस इज एडियाबैटिक, आइसोथर्मल। तो NR-T2 अपॉन V2 और सॉरी P2 क्या लिखेंगे, NR-T2 अपॉन P2, NR-T1 अपॉन, सिंपल, कोई दिक्कत। यहां से T1 दिया रहेगा, T2 निकाल करके वापिस से कहां पुट करो, यहां पे, यहां पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा यू आ जाएगा तो W, और डेल्टा एच भी आ जाएगा, क्योंकि एनसीपी डेल्टा टी होता है। ये सब क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि प्रोसेस इज आइडियल गैस, प्रोसेस इज आइडियल गैस। अरे बुझाया। इसमें एक बात बताए थे क्या, कि अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस में फाइनल चीजें पे आए, टेम्परेचर क्या है पूरा प्रोसेस के दौरान, कांस्टेंट। इनिशियल प्रेशर से, प्रेशर और वॉल्यूम क्या है, प्रोसेस का प्रेशर वॉल्यूम ये पॉइंट है, और हम यहां पे आए हैं रिवर्सिबली, और इसका ये क्या है, वॉल्यूम है फाइनल, और ये क्या है तुम्हारा, प्रेशर है फाइनल। अगर हम इरिवर्सिबल थ्रू आए, इरिवर्सिबल कैसे आए, इरिवर्सिबल वन स्टेट प्रोसेस, एक्सपेंशन, पहले प्रेशर कम होगा फिर वॉल्यूम ज्यादा होगा। अगर हम सेम वॉल्यूम तक आए, सेम वॉल्यूम तक अगर हम आएंगे इरिवर्सिबली, तो फाइनल भी यही प्रेशर पहुंचाएंगे। फाइनल कंडीशन क्या होता है इसमें, सेम होता है। अगर हम फाइनल वॉल्यूम तक लेके आए, चाहे रिवर्सिबल आए चाहे इरिवर्सिबल आए, अगर हम फाइनल वॉल्यूम तक लेके आएंगे तो अपने आप फाइनल प्रेशर दोनों केस में क्या हो जाएगा, सेम। अगर हम फाइनल प्रेशर तक लेके आएंगे तो अपने आप फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सेम। मतलब स्टेट जो होता है फाइनल आइसोथर्मल में, चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल हो चाहे क्या हो जाता है,
लेकिन एडियाबैटिक में ऐसा क्योंकि फाइनल टेम्परेचर चेंज हो जाता है, फाइनल टेम्परेचर। तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में टेम्परेचर किसका ज्यादा? इरिवर्सिबल का। टेम्परेचर अगर इरिवर्सिबल का ज्यादा होता है ना, प्रूफ करके दिखाए थे। तो प्रोसेस अगर एडियाबैटिक हुआ तो फाइनल टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा? इरिवर्सिबल का। और फाइनल टेम्परेचर इरिवर्सिबल का ज्यादा हो गया तो फाइनल यहां जो पॉइंट आएगा फाइनल वॉल्यूम तक, तो टेम्परेचर हो गया चेंज, तो उसका क्या चेंज हो जाएगा? मतलब फाइनल डाटा सेम नहीं होता है। फाइनल डाटा एडियाबैटिक में सेम नहीं होता, चाहे प्रोसेस इरिवर्सिबल चाहे रिवर्सिबल या चाहे इरिवर्सिबल, फाइनल डाटा सेम नहीं होगा। कब होगा? सेम केवल आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में। बुझाया है ना? और सीपीसीबी का ग्राफ था, वो तो समझ में आता है ना सबको, ग्राफ ड्रॉ कर दिए थे। सीपी माइनस सीपी इक्वल्स टू एनआर, वो आइडियल गैस का। तो ये था इतना तक। अब इसमें जो तुमको लगे कि और तुमको समझना है तो नेक्स्ट क्लास में और ज्यादा एडियाबैटिक पढ़ाएंगे अभी, है ना? चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू सर।